Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is एक्सपोर्ट ट्रेड। और एक्सपोर्ट ट्रेड की क्या प्रोसीजर हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर यूज किए जाते हैं। लास्ट की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि इंपोर्ट ट्रेड क्या है और इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर क्या है और उसमें यूज होने वाले डॉक्यूमेंट कौन से हैं। लेकिन आज का अपना टॉपिक है एक्सपोर्ट ट्रेड का। हम पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस को 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज बारी है हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रेड की। तो एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड का मीनिंग क्या है और एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है। देखो, ट्रेड का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करना। लेकिन एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक कंट्री की जोग्राफिकल लिमिट से यानी जोग्राफिकल एरिया से बाहर अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। हमें आज इस वीडियो के अंदर क्या मानना है? हम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं और आज हमें अपने आप को एक्सपोर्टर मानना है। एक्सपोर्टर यानी वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है? इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर निकल करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री के साथ में अगर ट्रेड कर रहा है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग। ये हमारी इंडिया है। इंडिया क्या कर रही है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी हम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं तो हम क्या कहलाएंगे? हम कहलाएंगे एक्सपोर्टर। हमें क्या करना है? गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग करनी है। कहाँ पर करनी है? इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर किसी अदर कंट्री के साथ में। तो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, हम कहलाएंगे एक्सपोर्टर। इंडिया को छोड़ करके पूरे जितनी भी कंट्री अदर रहेगी उन सभी कंट्रीज को कंबाइंड में हम क्या नाम देते हैं? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से मान लो हम दो कंट्री के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, एक है चाइना और दूसरी है यूएसए। तो जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं उस कंट्री को बोलते हैं होस्ट कंट्री। यानी चाइना और यूएसए क्या कहलाएंगी? होस्ट कंट्री कहलाएंगी। और इंडिया क्या कहलाएगी? इंडिया कहलाएगी होम कंट्री। तो इंडिया से गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग करनी है हमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से सिर्फ चाइना और यूएसए के साथ में। तो इस तरीके के ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ जो मैंने अभी तक 2 मिनट में बोला है। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है? अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं कि हम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं और हम क्या हैं? एक्सपोर्टर हैं। तो अगर इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन किसी अदर कंट्री को अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग कर रहा है तो उस सेलिंग को हम क्या नाम देते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड का नाम देते हैं। आपको होम कंट्री पता होना चाहिए। जो कंट्री सेल कर रही है वो है होम कंट्री। जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं वो कंट्री कहलाती है होस्ट कंट्री। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट ट्रेड है ये रीजन क्या है, हम करते क्यों हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करी और प्रोडक्शन करके हम क्या कर रहे हैं? अदर कंट्री यानी मान लो चाइना और यूएसए को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? हम प्रोडक्शन करके अपनी ही कंट्री में भी तो कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन क्यों करते हैं हम ऐसा एक्सपोर्ट ट्रेड? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है टू सेल सरप्लस गुड्स। सरप्लस गुड्स का मतलब है कि वो गुड्स होते हैं जो एक्सेस के अंदर हमने प्रोडक्शन कर दिया है। मान लो एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री के अंदर एक दिन के अंदर 1,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। 1,00,000 मार्कर बनाए जाते हैं। एक दिन के अंदर 1,00,000 मार्कर बनते हैं सिर्फ एक फैक्ट्री के अंदर। तो ऐसी तो कितनी सारी फैक्ट्रियां होंगी इंडिया के अंदर। तो इतने सारे मार्कर का कंजम्पशन एक कंज्यूमर नहीं कर पाएंगे सभी कंज्यूमर। तो इंडिया क्या सोचती है? इंडिया का एक बिजनेसमैन सोचता है कि क्यों ना मैं ये जो एक्सेस के अंदर मैंने इन मार्कर का प्रोडक्शन कर दिया, इनको मैं किसी दूसरी कंट्री को सेल कर दूं, यानी किसी दूसरी कंट्री के पर्सन को, किसी बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट कर दूं। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर एक्सेस के अंदर अगर हमने एक लेवल से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया तो उन यूनिट को हम सेल करने के पर्पज से क्या करते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं। सेकंड है टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस। रिसोर्सिस का बेटर वे के अंदर यूटिलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों?
एक मशीन है, मान लो एक मशीन एक दिन के अंदर 1,00,000 मार्कर बना सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट है, इंडिया के अंदर डिमांड है सिर्फ 10,000 मार्कर की। ये 10,000 मार्कर तो मशीन 2 घंटे में बना देती है, बाकी के 6 घंटे मशीन क्या है, बाकी के 6 घंटे मशीन भी रेस्ट मोड पे है और उसके एम्प्लॉय भी रेस्ट मोड पर है। तो क्यों ना एम्प्लॉय की जो कैपेसिटी है उसको भी बेटर वे में यूज किया जाए और जो मशीन की कैपेसिटी है उसको भी बेटर वे में यूज करके जितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी यूनिट का प्रोडक्शन करो। एक्सेस के अंदर जो यूनिट बचेंगी उनका हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो रिसोर्सिस का बेटर वे के अंदर यूटिलाइजेशन हो सकता है किसके थ्रू, एक्सपोर्ट ट्रेड के थ्रू। हमने 10,000 यूनिट की डिमांड है सिर्फ इंडिया के अंदर, मशीन बनाती है 1,00,000 यूनिट, 90,000 यूनिट एक्सेस बना दी, क्या करेंगे एक्सेस यूनिट का, एक्सेस यूनिट का हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो अगर 1,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो बेटर वे के अंदर यूटिलाइजेशन हुआ रिसोर्सेज का, एम्प्लॉय का भी और मशीन का भी। नेक्स्ट है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज तो तभी रिसीव होंगे, फॉरेन करेंसी तो तभी रिसीव होगी जब इंडिया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री को क्या करेगी, ट्रेड करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, यूएसए के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें डॉलर यूएसए खुद आके घर पे तो नहीं देके जाएगा। अगर हम यूएसए को गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग करेंगे तो उसके बदले में यूएसए हमें किसकी पेमेंट देगा, हमें क्या देगा, उसके बदले में हमें डॉलर रिसीव होंगे। तो एक्सपोर्ट ट्रेड की वजह से फॉरेन करेंसी क्या होती है, रिसीव होती है, तो इंक्रीज नेशनल इनकम होती है। अब पहले बात पता होनी चाहिए कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम क्या है कि एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल के अंदर प्रोडक्शन होता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को, प्राइस को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, जितनी इंडिया के अंदर सेल कर सकते हैं उतनी तो इंडिया में सेल करेंगे, बाकी की एक्सेस जितनी भी यूनिट बची उनको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, और उसकी वजह से फॉरेन करेंसी रिसीव होगी और इंडिया की नेशनल इनकम ग्रो करेगी। नेक्स्ट है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। यहां पर मान लो पहले हम सिर्फ 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते थे, अब हम मान लो 1,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो पहले मान लो हमें सिर्फ 10,000 लेबर की रिक्वायरमेंट थी और 1,00,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो हमें और चाहिए 9,000 लेबर। तो हम अब मान लो हमें 10,000 लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो पहले जहाँ पर 1,000 लोग काम करते थे आज वहाँ पर मान लो 10,000 लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेस में यूनिट का प्रोडक्शन करना है और एक्सेस में यूनिट का प्रोडक्शन करके हमें एक्सपोर्ट करना है। तो क्या एक्सेस में प्रोडक्शन करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा? पहले 1,000 लोग रोजगार पाते थे, आज 10,000 लोग रोजगार पा रहे हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू? देखो, जितनी ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, एक्सेस यूनिट को हम अदर कंट्री के साथ में ट्रेड करेंगे, यानी अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से फॉरेन करेंसी रिसीव होगी और वो फॉरेन करेंसी आएगी किसके पास? अल्टीमेट जाएगी तो नेशनल इनकम में, अल्टीमेट जाएगी तो गवर्नमेंट के पास में। नेक्स्ट है कि देखो, जितनी ज्यादा यूनिट का हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट को क्या है, एक मोटा मोटा अगर पार्ट है ना नेशनल इनकम का, अगर गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा पार्ट देखा जाए तो वो टैक्स है। तो जितनी ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, उतनी ही गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। टू क्रिएट नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन एंड कॉर्पोरेशन। देखो, इंटरनेशनल रिलेशन अपने कब बेटर होंगे? अब हम मान लो चाइना और यूएसए के साथ में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो चाइना और यूएसए के जो बिजनेसमैन है, जो गवर्नमेंट है, वो आपस में क्या होगी, उनके रिलेशन बेटर होंगे, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का दोनों तरफ से बाइंग और सेलिंग होगी। मान लो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुछ गुड्स ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, हम उनका इम्पोर्ट कर लेंगे यूएसए और चाइना से, और कुछ गुड्स जो हमारे पास एक्सेस में है उनको हम चाइना और यूएसए को क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे अदर नेशंस के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो बेटर बनते हैं। तो इस स्लाइड में हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है और एक्सपोर्ट ट्रेड करने के रीजन क्या है, यानी उसके ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि एक्सपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर क्या है। एक्सपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर को पहले हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, जैसे हमने इंपोर्ट ट्रेड के अंदर देखा था लास्ट वीडियो में। पहले हम उस प्रोसीजर को पूरे एक डायग्राम के अंदर शो करेंगे और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो,
अब देखो, हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर क्या है। आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना, प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। मैंने नहीं लिखी क्योंकि थोड़ा स्पेस कम अपने पास। तो अब 1 बाय 1 12 स्टेप हैं एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर के। 12 स्टेप को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम इन सभी प्रोसीजर को, इन सभी स्टेप्स को एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे, बाद में 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन बैठा है, वो कौन है? एक्सपोर्टर है। और आज हम इस वीडियो के अंदर क्या बने हुए हैं? हम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं और हम बने हुए हैं एक्सपोर्टर। एक दूसरी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। और उस कंट्री को मान लेते हैं हम यूएसए, यानी यूएसए इंपोर्ट कंट्री है और इंडिया क्या है? एक्सपोर्ट कंट्री है। इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज को बना करके यूएसए को क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। तो सबसे पहला स्टेप आता है फर्स्ट नंबर पर ट्रेड इंक्वायरी। इंपोर्टर कंट्री यानी यूएसए के एक बिजनेसमैन का कॉल आता है। यूएसए का एक बिजनेसमैन है, कॉल करता है किसको? इंडिया के एक बिजनेसमैन को, कि इंडिया वाले भाई साहब, हमें क्या चाहिए? हमें मान लो इस मार्कर का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर एक्सेस के अंदर होता है और यहाँ पर मार्कर की डिमांड है यूएसए के अंदर। तो यूएसए का बिजनेसमैन कॉल करता है कि इंडिया वाले भाई साहब, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को मार्कर की रिक्वायरमेंट है। मेरे को एक नंबर बताता है, इतने नंबर ऑफ मार्कर की रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिटी होनी चाहिए और उसकी प्राइस क्या है, क्वालिटी, वेट, सब हर चीज़ क्या है। ये पर्सन यानी इंपोर्टर यानी यूएसए का बिजनेसमैन इंडिया के बिजनेसमैन से क्या करता है? ट्रेड इंक्वायरी करता है कॉल करके। सामने से क्या करता है कि इंडिया का बिजनेसमैन जितनी इंफॉर्मेशन यूएसए का बिजनेसमैन पूछता है, उसकी हर एक इंफॉर्मेशन की, हर एक क्वेश्चन की जो उसको नीड है इंफॉर्मेशन जानने की, उसकी इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ जी, हमारे पास ये मार्कर की प्रोडक्शन करते हैं हम, इतनी यूनिट का मार्कर, इतनी यूनिट के मार्कर हैं, हम आपको इस टाइम पीरियड के अंदर क्या कर देंगे? डिलीवर कर देंगे। तो एक्सपोर्टर कंट्री है यानी यूएसए का बिजनेसमैन है, वो सेटिस्फाई हो जाता है। पहला स्टेप है ट्रेड इंक्वायरी। इस पर्सन ने, इंपोर्टर कंट्री के पर्सन ने एक्सपोर्टर कंट्री के पर्सन से यानी बिजनेसमैन से ट्रेड इंक्वायरी की और इंक्वायरी से अगर सेटिस्फाई हो गया ये पर्सन, अगर इसके आंसरिंग से सेटिस्फाई हो गया, तो सेकंड स्टेप क्या आता है एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर? सेकंड नंबर यहाँ पर रिसीप्ट ऑफ इंडेंट। ये एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्टर रिसीप्ट करेगा इंडेंट को यानी ऑर्डर को। ये पर्सन कॉल करता है 2 दिन वापिस कि इंडिया वाले भाई साहब, हाँ, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी हम उससे सेटिस्फाई हैं। अब मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? इंडेंट दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ कि इस मार्कर की 1 लाख यूनिट का हमें क्या करनी है? डिलीवरी करनी है। 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, जो भी टाइम पीरियड है, 1 लाख मार्कर की हमें क्या करनी है? डिलीवरी करनी है। तो पहला स्टेप था, सबसे पहले ये पर्सन इस पर्सन के पास में ट्रेड की इंक्वायरी करता है। सेकंड नंबर पर इस पर्सन के पास वापस कॉल आता है, किसके लिए? ऑर्डर रिसीव करने के लिए। हम जो ट्रेड प्रोसीजर पढ़ रहे हैं वो एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। पहली बार कॉल आया था सिर्फ ट्रेड की इंक्वायरी करने के लिए, दूसरी बार फिर से वापस इंफॉर्मेशन मिलती है, कॉल आता है किसके लिए? कि आप इंडेंट, हम ऑर्डर दे रहे हैं आपको, आप ऑर्डर को नोट डाउन कीजिए। आप मान लो मेल के थ्रू, जैसे भी हो, लेकिन सेकंड स्टेप पर ऑर्डर रिसीव करता है इंडिया का एक्सपोर्टर, इंडिया का बिजनेसमैन। अब थर्ड स्टेप पर क्या है कि इस पर्सन ने यूएसए के एक पर्सन से ऑर्डर लिया, ठीक है भी, हाँ 1 लाख यूनिट की डिमांड है, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बोलता है कि इंपोर्टर भाई साहब, आपने यहाँ पर 1 लाख मार्कर की डिमांड तो कर ली है, आपकी क्या गारंटी है कि आप मेरे को पेमेंट कर दोगे? ये बोलता है कि तुम मेरे पास गुड्स भेजो, मैं पेमेंट कर दूंगा। नहीं, हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। ये एक्सपोर्टर पर्सन है, मान लो मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए बोलता है ऐसे नहीं। ये उसकी क्या है? क्रेडिट इंक्वायरी करता है, क्या ये पर्सन, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, ये पर्सन क्या हमें सच में पेमेंट कर देगा या नहीं करेगा। तो थर्ड स्टेप आता है पैसे का, थर्ड स्टेप आता है क्रेडिट की इंक्वायरी का, यानी एक्सपोर्टर इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा कि क्या वो पर्सन हमें टाइम पर पेमेंट कर देगा या नहीं कर देगा। तो इसके लिए इंपोर्टर भाई साहब बोलते हैं एक्सपोर्टर को, तुम रुको 2 मिनट रुको तुम।
इंपोर्टर भाई साहब कहाँ पर जाते हैं? भागे भागे। हमें ये पॉइंट नोट डाउन नहीं करने जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखे हैं। देखो जितनी मैंने नंबरिंग डाल रखी है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड स्टेप, अभी तक हमने 3 स्टेप पढ़े हैं। अब इंपोर्टर वाले भाई साहब, ये जो यूएसए का बिजनेसमैन है, ये भागा भागा अपने बैंक के पास जाता है, इंपोर्टर बैंक के पास में, कि मैंने 1 लाख मार्कर की रिक्वायरमेंट की है, 1 लाख मार्कर की मैंने क्या है ऑर्डर लगा दिया है, किसको? इंडिया के एक बिजनेसमैन को। अब मुझे क्या चाहिए? अब मेरे को पेमेंट के लिए गारंटी देना है मेरे बिहाफ पर। तो इंपोर्टर के बिहाफ पर इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को बोलता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाइए, यानी ये मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग आप कीजिए और मेरी जो कंट्री का पर्सन है उसके पास आप भेज दीजिएगा। अगर ये पर्सन पेमेंट नहीं करता है तो पेमेंट की गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो ये पर्सन इंपोर्टर जो यहाँ का बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन अपने बैंक के पास जाता है कि किसके लिए अप्लाई करता है? एलसी के लिए अप्लाई करता है। एलसी क्या है? एलसी है लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी एक डॉक्यूमेंट होता है, एक गारंटी डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्टर के बैंक के द्वारा एक्सपोर्टर के बैंक को या फिर सीधे एक्सपोर्टर को इशू किया जाता है कि अगर ये पर्सन पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट की गारंटी मैं लेता हूं, मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो जैसे ही ये अप्लाई करेगा तो इंपोर्टर का बैंक मान जाएगा। इंपोर्टर का बैंक मानते ये क्या करेगा? इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को एलसी ट्रांसफर कर देगा कि ये लो एलसी, यानी ये गारंटी डॉक्यूमेंट है, हम रिटर्न में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आपको लिख करके कि पेमेंट हम आपको करेंगे। जैसे ही ये एलसी एक्सपोर्टर के बैंक को मिलती है, एक्सपोर्टर का बैंक इस एलसी को किसको सेंड कर देता है? एक्सपोर्टर को सेंड कर देता है कि एक्सपोर्टर गारंटी की पेमेंट मिल गई है, आप प्रोडक्शन करना शुरू कीजिए। तो अब तक हमने कितने स्टेप पढ़े हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप। पहले में एक्सपोर्टर क्या करता है? ट्रेड की इंक्वायरी करता है सामने वाला पर्सन, और ये पर्सन क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड में क्या करता है? अगर इंफॉर्मेशन से ये पर्सन सेटिस्फाई है तो ये पर्सन ऑर्डर लगाता है और ये एक्सपोर्टर ऑर्डर रिसीव करता है। थर्ड क्या करता है? ये एक्सपोर्टर सामने वाले पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करता है, क्रेडिट इंक्वायरी करता है कि क्या वो पर्सन हमें टाइम पर पेमेंट कर देगा या नहीं करेगा। 3 स्टेप के बाद अब मान लो इसको क्रेडिट वर्दीनेस चेक की और गारंटी मिल गई कि पेमेंट हम कर देंगे। गारंटी मिल गई थी ना एलसी के थ्रू कि पेमेंट हम कर देंगे। अब एक्सपोर्टर को क्या कोई फ्री में थोड़ी, एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट ने ऐसे थोड़ी बोल रखा है कि आप जितनी भी यूनिट का चाहो, जिस भी यूनिट का चाहो प्रोडक्शन करो और एक्सपोर्ट करो। नहीं, अगर इंपोर्टर को गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है तो एक एक्सपोर्टर को भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी पहले उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सपोर्टर कहाँ जाता है? एक्सपोर्टर भागा भागा 4th नंबर पर कहाँ जाएगा? डीजीएफटी के पास में जाएगा। डीजीएफटी एक बॉडी है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ये बॉडी क्या करती है? ये बॉडी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। विदाउट लाइसेंस एक पर्सन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस होता है। एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए ये एक्सपोर्टर डीजीएफटी के पास जाता है 4th स्टेप पर। ठीक है, चला गया। जब डीजीएफटी के पास में जाता है यानी लाइसेंस के लिए इसको अप्लाई करना है, तो लाइसेंस के लिए अप्लाई ये पर्सन तभी कर सकता है जब इसके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो। अब आप बोलोगे कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कौन देगा? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है, वो भी हम देखेंगे। बट अभी आपको इतना देखना है कि जब एक्सपोर्टर डीजीएफटी के पास में लाइसेंस लेने के लिए जाता है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए जाता है, तो उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना जरूरी है, तभी वो क्या कर सकता है? लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर क्या है? उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आरसीएमसी के पास में। उसको किसको? इस एक्सपोर्टर को आरसीएमसी के पास में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा ईसीजीएस के पास में। ईसीजीसी के पास में भी उसको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो वापस बताती हूँ, सबसे पहले एक्सपोर्टर ने क्या करी? ट्रेड इंक्वायरी, जितनी इन्फॉर्मेशन पूछी इन्फॉर्मेशन दे दी। दूसरे नंबर पर किया उसने ऑर्डर को रिसीव किया। तीसरे नंबर पर उसने क्रेडिट की इंक्वायरी की कि क्या ये पर्सन यूएसए वाला क्या हमें पेमेंट कर देगा टाइम पर। 4th नंबर पर ये भागा भागा जाता है डीजीएफटी के पास में कि डीजीएफटी ये अथॉरिटी है, ये एक बॉडी है जो क्या करती है? लाइसेंस प्रोवाइड करती है। इस टाइम पर क्या, कितने, कहाँ कहाँ पर अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
जब एक्सपोर्टर को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो पहले उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आरसीएमसी के पास में, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हमारा ईसीजीसी के पास में भी। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो सिर्फ इतना बता दिया, इनके नाम ना इनकी फुल फॉर्म बताई ना इनका डिटेल बताई, ये है क्या, ये कोई बॉडी है, कोई कंपनी है, क्या चीज़ है? इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपने पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, इसी वजह से मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर नाम लिखवाए हैं। एक बार इसकी प्रोसेस देखो, फिर हम इसको डिटेल में देखते हैं। 4 स्टेप कंप्लीट किए, 4 स्टेप के बाद इसको लाइसेंस मिल गया एक्सपोर्टर को। अब एक्सपोर्टर क्या फुल एकदम जोश में है कि अब मैं यूनिट का धनाधन प्रोडक्शन करूंगा और किसको, यूएसए को क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। अब इसने सोच तो लिया ऐसे, लेकिन क्या इसके पास पैसे हैं? क्या इसके पास यानी इस एक्सपोर्टर के पास पैसे हैं मारकर धनाधन बनाने के? तो सबसे पहले 5th नंबर पर 5th स्टेप ये क्या है कि प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, यानी इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट होगी, प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, इंक की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी रॉ मटेरियल को लाने के लिए, परचेज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए पैसे की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सबसे पहले किसकी अरेंजमेंट करेगा, फाइनेंस की अरेंजमेंट करेगा। लाइसेंस लेने के नेक्स्ट स्टेप में एक्सपोर्टर पैसे का जुगाड़ करेगा कि मेरे को प्रोडक्शन तो करना है, लेकिन प्रोडक्शन करूंगा कैसे बिना पैसे के। मान लो 5th स्टेप पर ये इसने पैसे भी जुगाड़ कर लिए, ये अपने बैंक से लाया हो, चाहे ये कहीं से लाया हो। तो मान लो ये अदर सोर्सेज से भी इसने पैसे कलेक्ट किए हैं और अपने एक्सपोर्टर ने अपने बैंक को अप्लाई किया, यानी हमारा बैंक है एसबीआई। मान लो हम अपने पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, जो हम यूएसए को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, क्या हमें आप फाइनेंस प्रोवाइड करोगे? तो अपना बैंक यानी एसबीआई बैंक सेटिस्फाई हो जाता है, बोले हाँ जी हम आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इस एक्सपोर्टर ने कुछ फाइनेंस, कुछ पैसा तो लिया बैंक से और कुछ पैसा अपने अदर रिसोर्सेज से इकट्ठा करके अपना प्रोडक्शन का काम करने के लिए तैयार हो गया। 5th नंबर पर इसके पास पैसे भी आ गए। अब 6th नंबर पे क्या करता है ये एक्सपोर्टर, क्या करता है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स। ये क्या करता है, प्रोडक्शन शुरू कर देता है। मैंने यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट्स। प्रोडक्शन का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज का हम बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे किसको, यूएसए को। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि हम बनी बनाई गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूएसए को एक्सपोर्ट करेंगे। इनको हम देखेंगे डिटेल में। 6th नंबर पे क्या था, 5th पे इसने पैसा का जुगाड़ कर लिया, अपने बैंक से ले लिया या फिर किसी अदर रिसोर्सेज से। 6th नंबर पर इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्शन तो शुरू कर दिया, लेकिन जब प्रोडक्शन चल रहा था उस दौरान और प्रोडक्शन खत्म हो गया उस टाइम पर क्या किया जाता है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है गुड्स का। इंस्पेक्शन का मतलब है कि जांच पड़ताल होती है गुड्स की, कि यानी जो गुड्स बनाया गया है क्या वो गुड्स हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है यूएसए को, क्या वो गुड्स उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वांटिटी, जितना वेट ये बता रहे हैं उतना वेट उस प्रोडक्ट के अंदर है। यानी एक तरीके से उस प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन कौन करेगा, एक्सपोर्टर तो नहीं करेगा। एक्सपोर्टर की नज़र में तो वो गुड्स बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि वो तो उस गुड्स को मान लो बनाकर सेल कर रहा है, तो अपने गुड्स में कमी को नहीं निकालता है। तो गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी आती है और अथॉरिटी उस गुड्स की क्या करती है, डिटेल के अंदर इंस्पेक्शन करती है कि क्या ये गुड्स जो एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट करने के लिए क्या है प्रोडक्शन किया है, क्या वो ठीक है। मान लो इंस्पेक्शन करने के बाद गुड्स एकदम बेस्ट निकलता है, फिर क्या करते हैं, गुड्स की पैकिंग शुरू करते हैं। 8 नंबर पर आता है कि पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स होते हैं। पैकिंग करते हैं, गुड्स की पैकिंग और मार्किंग स्टार्ट करते हैं कि गुड्स को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे पैक किए। जैसे मान लो एक मार्कर को पैक करना है, तो पहले इसके पास क्या है, एक बाहर से एक कवर लगाइएगा, उसके बाद इसको क्या है, जो कार्टून होते हैं उसके अंदर पैक कीजिएगा। तो बेस्ट पैकिंग की जाती है इन गुड्स की। पैकिंग करने के बाद में क्या है कि फॉरवर्डिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट होगी। अब आप बोलोगे ये नया पर्सन कहाँ से आ गया, पहले एक सिर्फ एक्सपोर्टर ही था। अब देखो एक्सपोर्टर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने का काम भी देख रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को बना करके एक्सपोर्ट करने का काम भी वही करेगा। तो इतने सारे काम को एक पर्सन नहीं कर पाएगा। तो ये एक्सपोर्टर एक पर्सन को अपॉइंट करता है, उस पर्सन का नाम है फॉरवर्डिंग एजेंट।
ये अपॉइंटमेंट करेगा। कौन करेगा ये अपॉइंटमेंट? ये अपॉइंटमेंट करेगा एक्सपोर्टर। अब ये फॉरवर्डिंग एजेंट की एंट्री आ गई। अब एक्सपोर्टर क्या हो गया? थोड़ा रिलैक्स हो गया कि अब मेरा सारा काम कौन करेगा? ये फॉरवर्डिंग एजेंट करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज को गोडाउन से उठाएगा, उसको शिप तक लेके जाएगा, उसको बंदरगाह तक लेके जाएगा। डॉक तक ले जाने के बाद यानी पोर्ट तक गुड्स जाएगा और पोर्ट से शिप के अंदर रखने तक का सारा काम किसका होगा? फॉरवर्डिंग एजेंट का होगा। तो जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की पैकिंग होती है और मार्किंग होती है, उसके बाद में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, फॉरवर्डिंग एजेंट को, और ये पर्सन यहाँ से आगे का सारा काम यही पर्सन करेगा। फॉरवर्डिंग एजेंट के अपॉइंटमेंट के अंदर हम देखेंगे बाद में कि फॉरवर्डिंग एजेंट के काम क्या है, बाद में देखेंगे। अब 9 नंबर पे क्या होगा? प्रिपेयरिंग इनवॉइस। अब फॉरवर्डिंग एजेंट ने अपने सारे काम कर दिए। यहाँ पर गुड्स को क्या है? गुड्स को गोडाउन से ले गया, यानी फैक्ट्री से ले जा करके पहले बंदरगाह पर ले गया, बंदरगाह से शिप के अंदर रखवाया, शिप से भाई इस शिप के अंदर इतनी क्वांटिटी के गुड्स रखे हुए हैं और उस कंट्री में जाएंगे, उसकी एक रिसिप्ट लेगा और रिसिप्ट लेके वापस आकर के किसको देगा? इस एक्सपोर्टर को दे देगा। ये काम फॉरवर्डिंग एजेंट के हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फॉरवर्डिंग एजेंट ने अपना काम किया, उसके बाद क्या है? यानी यहाँ तक क्या हो गया? जो गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने थे वो हमने शिप के अंदर रखवा दी। अब फॉरवर्डिंग एजेंट घर आ जाएगा और घर आके वो स्लिप है ना किसको दे देता है? एक्सपोर्टर को देता है। अब एक्सपोर्टर का काम शुरू होता है वापस से। 10 नंबर पे क्या है कि प्रिपेयरिंग इनवॉइस बाय एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा? इनवॉइस तैयार करेगा। अब बात ही आती है कि इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस एक बिल होता है, यानी एक डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी का, किस क्वालिटी का, कितना वेट है और कितनी प्राइस का गुड्स हमने यानी एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर की कंट्री को यानी यूएसए को एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये इनवॉइस, ये बिल किसने तैयार कर दिया? एक्सपोर्टर ने तैयार कर दिया। 10 नंबर। 11 नंबर स्टेप पर क्या करता है कि प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट फॉर पेमेंट। अब पेमेंट के डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। ये डॉक्यूमेंट तैयार कौन कर रहा है? एक्सपोर्टर कर रहा है। एक्सपोर्टर ने पेमेंट के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किए कि मुझे पेमेंट कैसे चाहिए। या तो मुझे पेमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, या मुझे पेमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। यानी या तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को देखोगे उसी टाइम पर पेमेंट कर देना, कौन? इंपोर्टर वाले भाई साहब। या फिर आप जैसे ही डॉक्यूमेंट को देखोगे आप उसको एक्सेप्ट कर लेना और कुछ टाइम पीरियड बाद आप मेरे को पेमेंट कर देना। ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे, बट अभी आपको इतना देखना है कि जैसे ही एक्सपोर्टर ने इनवॉइस तैयार किया, इनवॉइस तैयार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये एक्सपोर्टर क्या करता है? पेमेंट के डॉक्यूमेंट तैयार करता है। और ये डॉक्यूमेंट जाएंगे कहाँ? पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर, सॉरी इंपोर्टर। पेमेंट करेगा इंपोर्टर। तो हम कैसे ना कैसे करके ये सारे डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को भेज देंगे। तो हमने ये डॉक्यूमेंट 11 नंबर पे तैयार किए, हमने मतलब एक्सपोर्टर ने तैयार करके 12 नंबर पर एडवाइस टू इंपोर्टर हमने ये सारे डॉक्यूमेंट किसको भेज दिए? ये सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए हमने इंपोर्टर के बैंक के पास में। जरूरी नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार किया, यहाँ पर तैयार किया, कुछ डॉक्यूमेंट फॉरवर्डिंग एजेंट से रिसीव हुए, उन सबको एक एनवेलप के अंदर डाला और इंपोर्टर के बैंक के पास में या फिर सीधे इंपोर्टर के पास में भी भेज सकते हैं हम यानी एक्सपोर्टर। इंपोर्टर को एडवाइस क्या दी गई? इंपोर्टर को एडवाइस दी गई कि आप ये लो डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट इस एनवेलप के अंदर हैं और आप इस टाइम पीरियड के अंदर हमें पेमेंट कर देना। ये सारी एडवाइस कौन देता है? ये सारी एडवाइस ये सारे बोलता है कि एक्सपोर्टर बोलता है। एक्सपोर्टर ने सारे डॉक्यूमेंट पैक किए और पैक करके किसको भेज दिए? या तो इंपोर्टर के बैंक के पास भेजेंगे या फिर सीधे इंपोर्टर के पास भी भेज सकते हैं। अब दूसरी तरफ से क्या है, यहाँ पर जैसे फॉरवर्डिंग एजेंट ने शिप के अंदर गुड्स रखवा दिया था, इंपोर्टर की कंट्री में गुड्स चला जाएगा बाई शिप, बाई सी वे से क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज को हमने इंपोर्टर की कंट्री में पहुंचा दिया, वहां से अपने गुड्स को ये ले लेंगे बंदरगाह से और उसको क्या करेंगे? क्लियरेंस करवा लेंगे। इसकी प्रोसीजर हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, वो आप लास्ट वीडियो में देखना। आज हमें सिर्फ एक्सपोर्टर की प्रोसीजर को देखना है, तो मैं इन 12 स्टेप को एक बार फिर से क्विक रिवीजन देती हूँ आपको। सबसे पहले एक्सपोर्टर इस इंपोर्टर से ट्रेड की इंक्वायरी लेता है। ये पर्सन कॉल करके पूछता है कि इस पर्सन से क्या आपके पास ये मार्कर मिलेंगे इतनी क्वांटिटी के? ये पर्सन बोलता है हाँ मिलेंगे। 2 दिन बाद में ये इंपोर्टर फिर से फ़ोन करता है कि आप ऑर्डर रिसीव करो, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, आप यूनिट्स को बनाना और मुझे क्या कर देना? एक्सपोर्ट कर देना। इस पर्सन ने यानी एक्सपोर्टर ने 2 नंबर पे क्या किया? ऑर्डर रिसीव किया।
3 नंबर पर इस पर्सन ने इसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया कि क्या आप हमें टाइम पर पेमेंट कर देंगे। क्रेडिट वर्दीनेस से हम सेटिस्फाई हो गया कि हाँ वो पेमेंट कर देगा। पेमेंट की सेटिस्फेक्शन लेने के बाद में 4th नंबर पर जाते हैं हम लाइसेंस लेने के लिए। DGFT के बाद में हमें लाइसेंस भी मिल गया। 4th नंबर पर लाइसेंस लेने के बाद हम 5th नंबर पर देखते हैं कि हमें लाइसेंस तो मिल गया, हमारे पास तो यूनिट ही नहीं है, हम एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे, तो हमें तो यूनिट बनानी पड़ेंगी, हमें तो मार्कर मान लो बनाने पड़ेंगे। 1 लाख मार्कर में से हमारे पास मान लो 80,000 मार्कर है, 20,000 मार्कर हमें और बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। 5th स्टेप पर मान लो हमने फाइनेंस का भी जुगाड़ कर लिया कैसे ना कैसे करके, तो 6th नंबर पर आएगा, अब हम प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। मान लो प्रोडक्शन भी कर लिया। जब प्रोडक्शन चल रहा था उस टाइम पर क्या है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी आती है और उस गुड्स की इंस्पेक्शन करती हैं कि आप इस गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, पहले हम चेक करेंगे इसका क्या इसकी क्वालिटी ठीक है। अगर क्वालिटी ठीक है तो उस गुड्स की हम क्या कर देंगे, पैकिंग कर देंगे। पैकिंग और मार्किंग करने के बाद एक्सपोर्टर एक पर्सन को अपॉइंट करेगा, वो पर्सन है फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट सारा काम करेगा, सारा यानी गुड्स को गोडाउन से यानी फैक्ट्री से लेगा और फैक्ट्री से ले करके शिप के अंदर रखने तक का सारा काम, शिप के अंदर गुड्स को लोड करवाने तक का सारा काम किसका होगा, फॉरवर्डिंग एजेंट का। फॉरवर्डिंग एजेंट बहुत काम करता है, मैंने तो आपको एक लाइन में बता दिया। अभी हम देखेंगे बाद में जब इसका नंबर आएगा थ्योरी पढ़ने का। तब 10 नंबर में क्या करेगा, फॉरवर्डिंग एजेंट ने अपना काम किया। अब फॉरवर्डिंग एजेंट घर आता है, उसके बाद वापस से एक्सपोर्टर का काम शुरू होता है। एक्सपोर्टर बिल तैयार करता है, इनवॉइस तैयार करता है। बिल तैयार करने के बाद एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट तैयार किए पेमेंट के, कि अब हमें पेमेंट लेनी है, बहुत देर हो गई हमें काम करते हुए, अब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसा चाहिए अब हमें। अब पैसे की रिक्वायरमेंट है तो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए पेमेंट के। ये डॉक्यूमेंट तैयार करके एडवाइस टू इम्पोर्टर, यानी ये डॉक्यूमेंट हमने किसको भेज दिए, इम्पोर्टर को या इम्पोर्टर के बैंक को ये डॉक्यूमेंट भेज दिए। अब बारी आएगी इम्पोर्टर की पेमेंट करने की। तो ये टोटल 12 स्टेप हैं जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड है। अब हम इन 12 के 12 प्रोसीजर को 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, HPSC पीजीटी कॉमर्स का, उसमें इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पुट किए गए थे, एक इम्पोर्ट प्रोसीजर में से और एक एक्सपोर्ट वाले में से। देखो आगे। अब देखो एक्सपोर्ट प्रोसीजर के सबसे पहले स्टेप से 1 से स्टार्ट करके 12 तक डिटेल में। पहला स्टेप क्या था, ट्रेड इंक्वायरी। इंपोर्टर ने कॉल किया किसके पास, एक्सपोर्टर के पास। एक्सपोर्टर ने कॉल रिसीव किया, जितनी इंफॉर्मेशन इस पर्सन ने यानी जितने क्वेश्चन इस पर्सन ने पुटअप किए किससे, एक्सपोर्टर से, सभी क्वेश्चन के इसने आंसर दे दिए। तो पहला क्वेश्चन सिर्फ ट्रेड इंक्वायरी का है कि ट्रेड से रिलेटेड इंक्वायरी, जितनी इंक्वायरी इसने की थी उसकी हर एक इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, बस इतना ही देखना है। इस पर्सन ने क्वेश्चन किया था, इस पर्सन ने क्वेश्चन किया कि मुझे ये प्राइस, मान लो ये मार्कर बनवाने थे, इस मार्कर की क्या करनी है, इस इंपोर्टर को क्या चाहिए, मार्कर चाहिए। अब मार्कर की, ये मार्कर किस प्राइस में मिलेगा, इस मार्कर की क्वालिटी क्या होगी, मुझे 1 लाख मार्कर चाहिए यानी क्वांटिटी, और मोड ऑफ पेमेंट क्या है। इन सब से, ये तो मैंने आपको 3 से 4 इंफॉर्मेशन दी है, यानी जितनी इंक्वायरी, जितनी इंफॉर्मेशन इंपोर्टर को चाहिए थी वो हर एक क्वेश्चन पुटअप करता है, किससे, एक्सपोर्टर से करता है। एक्सपोर्टर भाई साहब क्या करता है, अब रिप्लाई तो देगा ना कि मैं आपको ये मार्कर इतनी क्वांटिटी में, ये क्वालिटी का और ये प्राइस के अंदर मैं आपको ये मार्कर डिलीवर कर दूंगा। अब आंसर तो देगा ये पर्सन। ये पर्सन जो रिप्लाई देगा, उस रिप्लाई को क्या बोलते हैं, उस आंसर को क्या बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। इसने क्वेश्चन किए, मान लो मेल के थ्रू हो, कैसे भी हो, तो ये पर्सन, यानी ये पर्सन एक्सपोर्टर इंपोर्टर को जो रिप्लाई करता है, वो रिप्लाई को क्या बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। यानी ये क्या करता है, एक परफॉर्मा इनवॉइस तैयार करता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है। यानी गुड्स की डिलीवरी से पहले, गुड्स की डिलीवरी से पहले, अभी तक एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर्स को गुड्स नहीं भेजे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। गुड्स की डिलीवरी से पहले सेलर के द्वारा, यानी इंपोर्टर के द्वारा, सॉरी एक्सपोर्टर के द्वारा, सेलर के द्वारा बायर को यानी इंपोर्टर को भेजा गया एक प्रिलिमिनरी सेल्स बिल होता है, यानी ये एक डॉक्यूमेंट है, परफॉर्मा इनवॉइस। तो पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है कि परफॉर्मा इनवॉइस तैयार कब करते हैं और कौन करता है। परफॉर्मा इनवॉइस तैयार करता है एक्सपोर्टर।
तैयार कब करता है? तैयार करता है कि जब इंपोर्टर को ट्रेड की इंक्वायरी लेनी होती है, उस प्रोडक्ट की इंक्वायरी लेनी है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट की इंक्वायरी के टाइम पर एक्सपोर्टर के द्वारा गुड्स को डिलीवर करने से पहले जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। ये पॉइंट नोट करना आप। परफॉर्मा इनवॉइस गुड्स की डिलीवरी से पहले सेलर के द्वारा यानी एक्सपोर्टर के द्वारा इंपोर्टर को यानी बायर को भेजा गया एक प्रिलिमिनरी सेल्स बिल होता है, उस डॉक्यूमेंट को, उस बिल को बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ इंडेंट। इंडेंट का मतलब मैंने आपको बता रखा है, इंडेंट का मतलब है ऑर्डर। गुड्स एंड सर्विसेज को इंडिया की लैंग्वेज में, अगर इंडिया के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर लगाता है कि हमें इतने यूनिट की है डिमांड है। इसी ऑर्डर वर्ड को इंटरनेशनल ट्रेड की लैंग्वेज में वर्ड दे दिया इंडेंट। तो इंडेंट क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड की लैंग्वेज में ऑर्डर वर्ड को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? इंडेंट वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इंडेंट का मतलब क्या है? ऑर्डर लगाना। सेकेंड स्टेप में ये पर्सन इंपोर्टर एक्सपोर्टर को क्या करता है? एक्सपोर्टर को ऑर्डर बताता है कि हम आपके मार्कर की जो इन्फॉर्मेशन थी उससे सेटिस्फाई हैं, अब हमें क्या चाहिए? इतनी यूनिट के मार्कर हमें बनाकर आप डिलीवर कर देना। तो सेकंड स्टेप पर ये रिसीव करता है क्या? इंडेंट रिसीव करता है, ऑर्डर रिसीव करता है। अब देखो, अब इंडेंट दो टाइप के होते हैं। इंडेंट दो टाइप के कौन से हैं? एक ओपन इंडेंट होता है और एक क्लोज इंडेंट होता है। क्लोज इंडेंट का मतलब है कि जिस प्रोडक्ट को ये पर्सन इंपोर्ट करना चाहता है उस प्रोडक्ट की हर एक इंफॉर्मेशन ये खुद देगा। यानी एक प्रोडक्ट की हर एक इंफॉर्मेशन ये पर्सन बताएगा कि किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, किस क्वालिटी का, कितनी अमाउंट का, कितने वेट का, क्या प्राइस हो, सब कुछ इंफॉर्मेशन उस इंडेंट के अंदर रिटर्न होगी। जो ये देखो, ये इंडेंट यहाँ दे रहा है इसके अंदर, तो उसको बोलते हैं क्लोज इंडेंट। क्लोज इंडेंट एक ऐसा इंडेंट होता है जो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन प्रॉपरली, उस प्रोडक्ट के बारे में, इस मार्कर के बारे में इस इंडेंट के अंदर, इस ऑर्डर में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओपन इंडेंट क्या होता है? ओपन इंडेंट में सिर्फ इतना बता दिया, मान लो कि हमें क्या चाहिए? 1,00,000 मार्कर की रिक्वायरमेंट है, बस 1,00,000 मार्कर की रिक्वायरमेंट है और इस क्वालिटी का मार्कर होना चाहिए। बाकी की इंफॉर्मेशन, बाकी की जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये अगर एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को सिर्फ मोटा मोटी जानकारी दी जो गुड्स वो इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको बोलते हैं ओपन इंडेंट। और अगर इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को जो गुड्स वो इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्म किया है तो उसको बोलते हैं क्लोज इंडेंट। थर्ड स्टेप पर आता है क्रेडिट इंक्वायरी। अब पहले पर उसने यहाँ पर इंक्वायरी की, दूसरे स्टेप पर उसने क्या दिया? ऑर्डर लगा दिया इंपोर्टर ने। अब तीसरे स्टेप पर एक्सपोर्टर का काम आएगा कि इंपोर्टर भाई साहब, आपने ऑर्डर तो लगा दिया, लेकिन आपकी क्या गारंटी है कि आप हमें टाइम पर पेमेंट कर दोगे? इस चीज के लिए, पैसे की पेमेंट के लिए क्या करता है? एक्सपोर्टर इंपोर्टर की क्रेडिट इंक्वायरी करता है, यानी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करता है कि इस पर्सन का जो बैक रिकॉर्ड है वो कैसा है, क्या ये टाइम पर पेमेंट कर देगा, क्या भगोड़ा तो नहीं है ये चेक करता है। यानी थ्रो एलसी पेमेंट की गारंटी देता है। कौन देता है? इंपोर्टर देता है। ये बाद में पढ़ेंगे लाइन, पहले नीचे आओ। यहाँ पर पर्सन है एक्सपोर्टर यानी इंडिया यानी हम, इंपोर्टर है यानी यूएसए का एक पर्सन है मान लो। अब एक्सपोर्टर फर्स्ट नंबर पर इंपोर्टर से क्या लेना चाहता है? उसकी क्रेडिट इंक्वायरी लेना चाहता है कि क्या आप हमें पेमेंट कर दोगे टाइम पर। अब इंपोर्टर बोलता है हाँ जी कर देंगे। तो एक्सपोर्टर बोलता है क्या गारंटी है आपकी, क्या आप टाइम पर पेमेंट कर दोगे? क्या गारंटी है आपकी? हमें तो गारंटी चाहिए, क्योंकि ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते। तो ये इंपोर्टर भागा भागा अपने बैंक के पास में जाता है, इंपोर्ट बैंक के पास में, कि इंपोर्ट बैंक आपको एक एलसी जारी करनी पड़ेगी, एक गारंटी का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये यूनिट्स इंडिया से इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को एक डॉक्यूमेंट जारी करता है, उस डॉक्यूमेंट को एलसी बोलते हैं, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को एक एलसी जारी करता है, यानी एक गारंटी का डॉक्यूमेंट जारी करता है कि अगर इस पर्सन ने पेमेंट नहीं की तो पेमेंट हम करेंगे आपको। ये पर्सन बोलता है, ये बैंक बोलता है। एक्सपोर्टर का बैंक ये गारंटी वाला डॉक्यूमेंट यानी एलसी डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर को ला कर देता है और एक्सपोर्टर हो जाता है एकदम खुश कि अब हमें पेमेंट की पूरी गारंटी मिल गई है कि पेमेंट मिल जाएगी। अगर ये पर्सन पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट यहाँ से मिल जाएगी। तो
क्रेडिट की इंक्वायरी करने चला था ये पर्सन, तो इसको क्रेडिट की जो सेटिस्फाई है यानी जो पेमेंट मिलनी है उससे सेटिस्फेक्शन हो गया कि हमें पेमेंट मिल जाएगी, यानी थ्रो एलसी पेमेंट की गारंटी मिल गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलसी इशू कौन करता है? एलसी इशू इंपोर्टर का बैंक करता है। किसके ऊपर लिखी जाती है ये एलसी? ये एलसी एक्सपोर्टर के बैंक या एक्सपोर्टर को भेजी जाती है कि हम आपको टाइम पर पेमेंट कर देंगे, अगर इंपोर्टर नहीं करेगा तो पेमेंट मैं करूँगा। हमने 3 स्टेप अब तक पढ़ लिए हैं। सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी, उसके बाद ऑर्डर रिसीव किया, इंडेंट रिसीव किया, और 3rd नंबर पर क्रेडिट इंक्वायरी ली, यानी इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक कर लिया। अब बारी आती है, अब एक्सपोर्टर कहाँ जाएगा भागा भागा, क्योंकि पैसे की गारंटी हो गई कि हाँ पेमेंट मिल जाएगी इंपोर्टर से। अब वो भागा भागा जाता है डीजीएफटी के पास में, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के पास में जाता है लाइसेंस के लिए। फोर्थ स्टेप है ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, और एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए किसके पास जाते हैं? डीजीएफटी के पास जाते हैं, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ये एक बॉडी है जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से पहले एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, ये बॉडी वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग कस्टम लॉ के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, और ये लाइसेंस लेना कंपलसरी है। एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? आप डीजीएफटी के पास में जाते हो, एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, तो जाते ही सबसे पहले डीजीएफटी बोलता है दिखाओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। डीजीएफटी सबसे पहले डिमांड करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस की अगर हम अप्लाई कर रहे हैं लाइसेंस के लिए, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की। तो सबसे पहला पॉइंट है ये वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सबसे पहले हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होगा, उसके बाद ही हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? डीजीएफटी के पास में लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या लिख दिया? कोड है। अब आप बोलोगे कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें कौन देगा? किस बॉडी से, कौन से कॉरपोरेशन से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलेगा? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए हमें अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे? ये कोड हमें रिसीव करना है। इस कोड को रिसीव करने के लिए हम अप्लाई करते हैं रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी के पास में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कहाँ से रिसीव होता है? रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी से हमें ये आईईसी कोड रिसीव होता है, आईईसी नंबर रिसीव होता है। अब ये नंबर रिसीव करने के लिए क्या हम इस अथॉरिटी के पास में जाएंगे और बोलेंगे कि हमें आईईसी कोड चाहिए, दे दो? नहीं, ऐसे नहीं देता। उसकी भी एक प्रोसीजर है, उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ते हैं। तो ये जो मैंने इधर 4 पॉइंट लिखे हैं, ये डॉक्यूमेंट हैं, ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है इस कोड को रिसीव करने के लिए, ना कि हमें लाइसेंस के लिए। पहले हमें कोड रिसीव होगा, फिर हम ये कोड लेके डीजीएफटी के पास में जाएंगे, तब डीजीएफटी कुछ अदर इंफॉर्मेशन के पास में कुछ मतलब फॉर्म फिल करवा के फिर हमें लाइसेंस देता है। लेकिन पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? आईईसी कोड नंबर की। इसके लिए हमने अप्लाई किया रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अथॉरिटी के पास में। तो ये अथॉरिटी बोलती है कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ये यानी कौन सी? पहले चाहिए कि एक्सपोर्टर की पर्सनल रिकॉर्ड चाहिए। क्या एक्सपोर्टर फ्रॉड तो नहीं है? क्या एक्सपोर्टर कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहा जो कंट्री के लिए इलीगल हो? पहला पॉइंट। सेकंड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रिसीव करने के लिए हमने बैंक की जो पे की गई फीस की रिसिप्ट चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए एक फीस को पेमेंट करना पड़ता है, तो बैंक से हमें वो रिसिप्ट चाहिए। थर्ड है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंकर्स से सर्टिफिकेट चाहिए कि इसका बायोडाटा क्या है, इसका पीछे का रिकॉर्ड क्या है, कि ये फाइनेंशियली कैसा है, इसका डाटा कैसा है, इसका जो यानी जो बैंक में क्या बनता है, अपना एक इमेज बनती है, वो इमेज कैसी है, कि क्या आप फ्रॉड काम तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब आप अपना रिकॉर्ड चेक, आपको बैंक से क्या ली जाती है? पहले कंफर्मेशन ली जाती है आपके बारे में, यानी एक्सपोर्टर के बारे में। फिर है कोटेशन लिस्ट की डिक्लेरेशन। ये कोटेशन लिस्ट क्या है? क्वेश्चन लिस्ट क्या है? ये लिस्ट बताती है कि इस लिस्ट के अंदर लिखे हुए गुड्स के अंदर आप ट्रेड तो नहीं कर रहे।
इस लिस्ट में लिखे हुए गुड्स के अंदर एक एक्सपोर्टर ट्रेड नहीं कर सकता, यानी इन गुड्स एंड सर्विसेज की एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस लिस्ट के अंदर जो भी गुड्स हैं उन गुड्स की एक्सपोर्टर बोलता है कि मैं इन गुड्स में से किसी भी गुड्स में ट्रेड नहीं करना चाहता, इस चीज की डिक्लेरेशन भी देंगे। तो ये चार्ज इन्फॉर्मेशन, पहले एक्सपोर्टर की पर्सनल रिकॉर्ड, दूसरा आईईसी रिसीव करने के लिए, ये नंबर रिसीव करने के लिए हमने बैंक को जो पेमेंट की है उस पेमेंट की स्लिप, तीसरा सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंकर, बैंकर से हमारा जो बैकअप है, हमारा जो रिकॉर्ड बना हुआ है बैंक में पेमेंट का रिसीव करने का, तो उसका। और फिर बोला गया था कि कोटेशन लिस्ट की डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना है कि हमें ऐसे कोई भी गुड्स का हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जो इस लिस्ट के अंदर मेंशन है। अगर इन चारों इंफॉर्मेशन से अगर ये अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको यानी एक्सपोर्टर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाता है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेके किसके पास में जाता है? डीजीएफटी के पास में। और डीजीएफटी कुछ अदर इंफॉर्मेशन को फिल करवा के आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड कर देता है। सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि ऑब्टेन आरसीएमसी। आरसीएमसी क्या है? आरसीएमसी है कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन करवाना है हमें रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। क्या फायदा होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने से? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने का फायदा होगा कि हमें कुछ सब्सिडी, कुछ टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। क्या पता कि टैक्स माफी कर दिए जाएं। एक्साइज ड्यूटी है, कोई अदर टैक्स है, कोई अदर ड्यूटी लगाई गई है, कोई सब्सिडी रिसीव हो जाए। तो आरसीएमसी अगर आपको रिसीव है, अगर आपने आरसीएमसी के पास में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट अगर आपने ले रखी है, तो उस सर्टिफिकेट को शो करोगे। जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करोगे तो आप आरसीएमसी को शो करोगे कि हमने आरसीएमसी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आपके गुड्स के ऊपर लगी हुई जो टैक्स है, जो ड्यूटी है, वो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा उसमें। तो आईईसी मिलने के बाद में पहला स्टेप क्या था? हमें ये लेनी है जरूरी। इसके मिलने के बाद में हम कहाँ अप्लाई करते हैं? अप्लाई करते हैं हम आरसीएमसी के लिए, यानी अब हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए। इफ रजिस्ट्रेशन इन आरसीएमसी गेट बेनिफिट, कौन कौन से बेनिफिट रिसीव होंगे अगर आपने आरसीएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है? यानी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको सब्सिडी रिसीव होगी, कुछ आपको कुछ टैक्स और ड्यूटी के अंदर कोई छूट मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आरसीएमसी अब आरसीएमसी हमें कौन देगा? आरसीएमसी देने के लिए 3 बॉडी हैं। इन 3 बॉडी में से किसी भी बॉडी से हम आरसीएमसी यानी ये रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो आप पहले जैसे क्वेश्चन पुट होते थे ना, आजकल वैसे क्वेश्चन नहीं पुट होते। आजकल पेपर के अंदर काफी डिटेल में, डीप में जाकर के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरसीएमसी है क्या? आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट लेने से एक्सपोर्टर को फायदा होता है, कुछ टैक्स में बेनिफिट मिलता है, कुछ ड्यूटी में बेनिफिट मिलता है, कुछ सब्सिडी रिसीव होती है। बात ये आती है कि आरसीएमसी देता कौन है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से ले लो, यहां से नहीं लेना चाहते तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट से ले लो, आप यहां से भी नहीं लेना चाहते तो आप एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से ले लो। इन तीनों बॉडी में से, इन तीनों अथॉरिटी में से आप किसी से भी आरसीएमसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आरसीएमसी की सर्टिफिकेट ले सकते हो। जरूरी क्यों है वो मैंने बता दिया कि ये इसलिए जरूरी है। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पहले हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। अगर हमने ले लिया फिर हम डीजीएफटी के पास में जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रिसीव करने के बाद अगर आप चाहो तो आप आरसीएमसी के पास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, यानी सर्टिफिकेट इन बॉडी के पास में आप रजिस्ट्रेशन करवा करके ये सर्टिफिकेट ले सकते हो। सर्टिफिकेट का फायदा क्या है? बोले हम क्यों ले फालतू का झंझट, क्यों ले हम आरसीएमसी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस सर्टिफिकेट की। इस सर्टिफिकेट से एक एक्सपोर्टर को काफ़ी तरीके के क्या है बेनिफिट मिलते हैं, वो बेनिफिट ये मेंशन कर रखे हैं मैंने। अब अगला नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन देखो ईसीजीसी के पास में। अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन विद ईसीजीसी। ईसीजीसी का मतलब है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यानी हमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए किसके पास में? ईसीजीसी के पास में। क्यों? इसकी फुल फॉर्म से देखो, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, यानी क्रेडिट की गारंटी मिलेगी हमें इस कॉरपोरेशन से।
तो ईसीजीसी में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्सपोर्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए हम ईसीजीसी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ईसीजीसी में रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब एक एक्सपोर्टर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है तो वो उस टाइम पर अगर ईसीजीसी में यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन में अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो इस रजिस्ट्रेशन करवाने के कारण उसको कॉमर्शियल बैंक और अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कई तरीके की फाइनेंशियली हेल्प मिल जाती है। यानी जब पैसे की रिक्वायरमेंट हो, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का मान लो प्रोडक्शन करना है, उस टाइम पर हमें गारंटी की रिक्वायरमेंट हो कि जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ से हमें हेल्प मिलती है। तो प्रोटेक्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क। अगर किसी कंट्री के साथ में मान लो हमारा झगड़ा हो रखा है और हमें झगड़े की वजह से मान लो कि पेमेंट रिसीव ना हो, अगर उस झगड़े की वजह से यानी चाहे कोई कॉमर्शियल रिस्क हो चाहे कोई पॉलिटिकल रिस्क की वजह से अगर हमें पेमेंट नहीं मिलती और हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है आरसीजीसी के पास में, तो ये कॉरपोरेशन गारंटी देता है कि पेमेंट हम करेंगे आपको। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट मतलब एक्सपोर्ट प्रोसीजर की जो प्रोसेस है, जो स्टेप हैं, उसमें फिफ्थ है हमारे पास प्री शिपमेंट फाइनेंस। यानी अभी तक गुड्स को शिप में नहीं रखा है, उससे पहले हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्यों है? रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जिन गुड्स का हमें एक्सपोर्ट करना है उनका पहले प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा। हमारे पास हमने यूएसए की तरफ से इन मार्कर की 1 लाख मार्कर की डिमांड आई थी। हमारे पास मान लो 20,000 यूनिट अभी भी मार्कर हमारे पास रखे हुए हैं गोडाउन में, लेकिन 80,000 मार्कर और चाहिए हमें एक्सपोर्ट करने के लिए। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, पैसे की रिक्वायरमेंट हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। तो फाइनेंस रिक्वायरमेंट फॉर रॉ मटेरियल, उसकी प्रोसेस में जो खर्चा लगेगा और इन गुड्स एंड सर्विसेज की पैकिंग के अंदर जो खर्चा लगेगा उसके लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। उस स्टेप को हम बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। हम यहाँ पर हमारे बैंक के पास में जाएंगे, यानी एक्सपोर्टर यानी हम यानी इंडिया वाले एसबीआई बैंक के पास में जाएंगे या फिर अदर जो अपने प्राइवेट रिसोर्सेज हैं वहाँ से हम पैसा कलेक्ट करेंगे। पैसा कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा या फिर प्रोक्योरमेंट। मैंने 2 वर्ड यूज किए हैं। प्रोडक्शन का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज को हम खुद बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज को हम खुद नहीं बना रहे, बल्कि किसी अदर फैक्ट्री के अंदर मान लो मार्कर बन रहे हैं, हमने वहां से मार्कर उठाए, हमारा लेबल लगाया, चिपकाया लेबल और किसको एक्सपोर्ट कर दिए, यूएसए को एक्सपोर्ट कर दिए। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होता है। फिर 6th स्टेप पर 7th स्टेप आता है कि प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज को या तो आप बना रहे हो या तो फिर उसको परचेज करके फिर एक्सपोर्ट करोगे। दोनों कामों में से कोई भी काम आप कर रहे हो, पहले आपका गुड्स यानी एक्सपोर्ट करने से पहले गुड्स का इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी इन गुड्स एंड सर्विसेज की क्या इंस्पेक्शन करती है, अगर उस अथॉरिटी की नज़र में एक्सपोर्ट किया जाने वाला गुड बेस्ट क्वालिटी का है तो उस गुड्स का एक्सपोर्ट कर दो, वरना नहीं कर सकते। तो एक्सपोर्ट जिन गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और इसी बेस्ट क्वालिटी का चेक करने के लिए, इसी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट फॉरन में प्रोवाइड करने के लिए हम ये क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। अब बात ये आती है कि इंस्पेक्शन कौन करेगा। हम क्वालिटी बेस्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें फॉलो करना है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को। इंटरनेशनल लेवल पर हम ट्रेड कर रहे हैं तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट जाना चाहिए। देखो वैसे तो अगर नेशनल लेवल पर भी ट्रेड कर रहे हैं तो बेस्ट ही क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए कंज्यूमर को, लेकिन हमें किसको फॉलो करके चलना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो इंस्पेक्शन करेगा, ये इंस्पेक्शन कौन करता है? ये इंस्पेक्शन करता है एक्सपोर्टर इंस्पेक्शन काउंसिल आती है। इस काउंसिल आती है कि उस काउंसिल के लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कौन से गुड्स का, जो गुड्स हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूएसए को, टू चेक क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल क्या करती है कि जिन गुड्स का हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर इनकी नज़र में क्वालिटी बेस्ट है तो आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, वरना नहीं। तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन को हम 3 स्टेप में देखेंगे कि 3 तरीके से गुड्स का इंस्पेक्शन होता है, वो देखो। तो 7 नंबर स्टेप में अब पॉइंट नंबर 1 नोट करना है आप आगे।
अब देखो, 3 मेथड फॉर इंस्पेक्शन। गुड्स का इंस्पेक्शन 3 तरीके से किया जाता है। पहला होता है कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन में गुड्स का इंस्पेक्शन होता है कंप्लीट होने के बाद, यानी जो गुड्स बनकर तैयार हो गए उन गुड्स का काउंसिल अथॉरिटी के ऑफिसर्स के द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा गुड्स का इंस्पेक्शन किया जाता है। यानी जो गुड्स रेडी हो गए हैं उन गुड्स का क्या किया जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन कौन करता है, एक्सपोर्ट काउंसिल के जो इंस्पेक्टर हैं, जो अथॉरिटी के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो गुड्स रेडी है उस गुड्स का इंस्पेक्शन करते हैं कि या इस गुड्स की क्वालिटी बेस्ट है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के अंदर डिसाइड किया गया था, क्या उसके अकॉर्डिंग गुड्स बना है या नहीं बना है। सेकंड हमारे पास इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। इन प्रोसेस का मतलब है कि गुड्स अभी बन रहा है, बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी जब गुड्स बन रहा था उसी गुड्स बनने के दौरान हमने उसकी चेकिंग की है। हमने यानी हमने एक्सपोर्टर ने नहीं, बल्कि क्या करेगी, एक काउंसिल होती है जो गवर्नमेंट काउंसिल है, जैसे कि एक्सपोर्ट काउंसिल के इंस्पेक्टर चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट काउंसिल के इंस्पेक्टर चेक करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब गुड्स बन रहा है उस टाइम पर गुड्स की इंस्पेक्शन की जाएगी। थर्ड है सेल्फ सर्टिफिकेशन। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपोर्टर खुद अपने गुड्स का इंस्पेक्शन करे कि गुड्स बेस्ट बना है या नहीं बना है। जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर होते हैं, यानी जो रेपुटेटेड फर्म है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, रेपुटेटेड फर्म यानी जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, वो अपने गुड्स का एक स्पेशल स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक क्वालिटी डिसाइड करते हैं कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम गुड्स एंड सर्विसेज का बनाएंगे और उसको सेल करेंगे। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि लार्ज स्केल के जो एक्सपोर्टर हैं या फिर ये जो रेपुटेटेड फर्म है, जो जानी मानी फर्म है, वो अपना एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती हैं, उस क्वालिटी से नीचे अपना प्रोडक्ट कभी जाने ही नहीं देती हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि रेपुटेशन की बात आ गई, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए, उसकी क्वालिटी उससे बेस्ट किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ फर्म होते हैं, वो अपनी क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब आपने सोचा होगा कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था, नहीं, इसकी फुल फॉर्म यही है ISO की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO क्या है, ISO क्वालिटी को स्टैंडर्ड, यानी एक क्वालिटी को मेंटेन करने का एक स्टैंडर्ड है। सबसे पहले फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO की स्थापना कब हुई थी। अब आप बोलोगे कहाँ आप एक्सपोर्ट की प्रोसीजर को करवा रहे थे और कहाँ बीच में आप ISO ले आए। देखो, ये ISO यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन किया हुआ था, तो मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहीं दे देती हूँ। क्या पता बाद में किसी टॉपिक के अंदर दोबारा मेंशन हो या ना हो और ये पॉइंट दिमाग से निकल जाए। तो ISO से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था HPSC PGT कॉमर्स के अंदर कि ये वाला ISO से दे दिया गया था, ISO 9000 कब बना था, ISO 15000 का स्टैंडर्ड कब डिसाइड किया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, उसके बाद ISO की स्थापना कब हुई थी। स्थापना की गई थी 23 फेब को की गई थी 1947 के अंदर ISO को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये करता क्या है, ISO है क्या, ISO गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ISO क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके देता है। कि आपने कहीं देखा होगा, जैसे कुछ गुड्स होते हैं जो मेटल के, जैसे क्या माने आपको, जैसे स्टील की अपने घरों में पाइप लगी होती है, जो टैप लगी होती है, टूटी लगी होती है, उनके ऊपर लिखा मिलेगा आपको ISO मार्क। तो ISO क्या है, ISO उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को बता रहा है। ISO उसके ऊपर लिखा होगा ISO 9000, ISO 12000। तो वो क्या है, वो उस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है, उसी को अपन ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्थापना याद रखना, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है आपको। अब हम देखते हैं अलग अलग ISO, यानी जो स्टैंडर्ड अलग अलग डिसाइड कर रखे हैं वो देखो। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं ISO ने। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि जो ISO 9001 था वो कब डिसाइड किया गया था,
यानी ये स्टैंडर्ड कब बनाया गया था? ये स्टैंडर्ड 2015 के अंदर बनाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे। तो अब देखो हम कुछ स्टैंडर्ड हैं, देखो वैसे तो काफ़ी आईएसओ स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं जो या तो किसी पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, या तो टीचिंग के अंदर या फिर नॉन टीचिंग के एग्जाम के अंदर। देखो आईएसओ 9001 ये 2008 के अंदर ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया था, और 2008 के अंदर बात ये है कि ये 9001 आईएसओ ये स्टैंडर्ड किसके लिए है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। फिर बाद में इसको 2008 से कुछ मॉडिफाई, कुछ चेंज करके इसको आईएसओ 9000 2015 कर दिया था। देखो ये पूरा स्टैंडर्ड है आईएसओ 9001, ये ईयर है जब इस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया था। ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सेम है, सिर्फ इसमें कुछ अमेंडमेंट करके ये यहाँ पर 2008 से 15 कर दिया गया था। नेक्स्ट है आईएसओ 14001, ये 2015 के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया 2015 में। ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम था, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे। फिर है आईएसओ 22000, ये 2005 के अंदर ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया, और ये था फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आईएसओ 27001 जो 2013 के अंदर मेंटेन किया गया था, और ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड था। फिर आईएसओ 45001 था जो हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नॉन टीचिंग एग्जाम में पूछा हुआ है। आईएसओ 50001 जो स्टैंडर्ड था वो है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो 50,000 वाला कैसे याद रखोगे? देखो जब मैंने इनको सबको पहली बार देखा था तब मैंने इनको क्या निमोनिक बनाया था, देखो मैंने याद कर रखे। वैसे एनर्जी का क्या बनाया था मैंने? 50-50 क्या आते हैं, 50-50 बिस्किट आते हैं ना, तो उनसे मैंने क्या है यहाँ से क्या बना दिया, एनर्जी ड्रिंक मिलती है उनसे। 45,000 जैसे 4 लिखा है, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो हेल्थ वाला बन जाएगा, 4 से नीचे करने पर एच बन जाएगा हेल्थ। यहाँ पर क्या है 27, जब मैं 27 ईयर्स की हो गई थी तब मेरे को हर चीज की इंफॉर्मेशन हो गई थी, हर चीज की नॉलेज हो गई थी। यहाँ पर क्या लिखा गया था 22, यहाँ पर 22 जब बच्चा 22 की एज का हो जाता है तो अपने खाने पीने की सुविधा खुद करने लगता है, यानी इतना वो कमाने लगता है कि वो अपने खाने पीने का अरेंजमेंट तो कर सकता है। और 14,001 वाला दे रखा था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जब 14 ईयर का बच्चा है तो इन्वायरमेंट की तरफ प्रोटेक्शन, हाँ भाई अब इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना। उससे पहले छोटे बच्चे होते हैं, कहीं कुछ बिखेर दिया, कैसे कुछ भी चलता रहता है। और 9001 दे रखा था, वो पहले से ही मेरे को याद था, बचपन से ही 12th क्लास से ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम दे रखा था। तो आईएसओ 9000 क्वालिटी से रिलेटेड है, 14 वाला है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, 22 वाला है फूड से रिलेटेड, 27 वाला है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और 45 वाला है हेल्थ से रिलेटेड, और 50 वाला दे रखा था एनर्जी से रिलेटेड। और अब हम देखते हैं, ये सिर्फ इतने ही आईएसओ स्टैंडर्ड को ध्यान रखना है, सिर्फ इनके 27 ये वाले याद रहना चाहिए आपको, और इनके जो आगे किस चीज से रिलेटेड है वो चीज याद होनी चाहिए। अब हम अपने अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर अगला स्टेप आता है हमारे पास पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को बेस्ट वे के अंदर हम पैक करते हैं। किसके लिए पैक करते हैं? एक्सपोर्ट करने के लिए हम उसको पैक कर देते हैं। यानी 8वें स्टेप से पहले 7-6 स्टेप में क्या हो गया था, गुड्स एंड सर्विसेज का हमने प्रोडक्शन कर लिया था। प्रोडक्शन करने के साथ साथ में गुड्स एंड सर्विसेज का इंस्पेक्शन भी हो चुका था। इंस्पेक्शन के बाद में अब बारी आती है कि गुड्स का इंस्पेक्शन हो चुका है कि गुड बेस्ट क्वालिटी का है, तो अब गुड्स की क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। और गुड्स को पैक करके अब बारी आती है गुड्स को एक्सपोर्ट करने की। हमने पैक कर करके इस गोडाउन के अंदर अपने गुड्स को भर दिया, इन मार्कर की पैकिंग की, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, अपने स्टॉक में रख दिया। अब क्या करेगा, अब एक्सपोर्टर एक पर्सन को अपॉइंटमेंट करेगा, उस पर्सन का नाम है फॉरवर्डिंग एजेंट। इतना काम करते करते एक्सपोर्टर थक गया, अब बोला कि अब मेरे से काम नहीं होता, अब मैं एक पर्सन को अपॉइंट करूंगा, उस पर्सन का नाम है फॉरवर्डिंग एजेंट। और वो फॉरवर्डिंग एजेंट यहाँ से आगे का काम करेगा, यानी गोडाउन से वो गुड्स को उठाएगा, और गोडाउन से गुड्स उठा करके वो शिप में लोड करवाने तक का सारा काम फॉरवर्डिंग एजेंट का होगा। देखो अब 9th स्टेप देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट।
एक्सपोर्टर के द्वारा एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा कि मेरे बिहाफ पर इस गुड्स को आगे तक यानी पोर्ट तक डिलीवर करने का काम आपका होगा। उस पर्सन को हम फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं। फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट बाय एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर इस पर्सन को अपॉइंट करेगा और पे क्या करेगा, इस काम के बदले में उसको कमीशन देगा। अब इस फॉरवर्डिंग एजेंट का काम क्या होगा? इस फॉरवर्डिंग एजेंट का सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला, और पूरे काम को मैंने एक लाइन में बता दिया कि एक्सपोर्टर से ये गुड्स को उठाएगा, यानी गोडाउन से यानी फैक्ट्री से ये गुड्स को उठाएगा और उस गुड्स को कहाँ तक शिप के अंदर लोड करने तक का सारा काम किसका होगा? फॉरवर्डिंग एजेंट का होगा। फंक्शन क्या है फॉरवर्डिंग एजेंट के? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। फॉरवर्डिंग एजेंट कई फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है फॉरवर्डिंग गुड्स टू द पोर्ट। गुड्स को फॉरवर्ड किया है, कहाँ तक? पोर्ट तक लेके गया है, यानी उसने यहाँ से गुड्स को उठाया और उठा करके कहाँ तक लेके गया? जाकर बंदरगाह पर रख दिया, पोर्ट पर रख दिया। पैकिंग कर ली गुड्स की पैकिंग पहले हो चुकी थी। फॉरवर्डिंग एजेंट पैकिंग नहीं करता। फॉरवर्डिंग एजेंट सिर्फ गुड्स को उठाता है फैक्ट्री से, गोडाउन से, और उठा करके कहाँ लेके जाएगा? पोर्ट तक लेके जाएगा। पैकिंग के बाद गुड्स को पोर्ट तक ले जाने का काम किसने किया? सबसे पहले स्टेप में फॉरवर्डिंग एजेंट ने किया। यहाँ से गुड्स, यानी यहाँ पर शोरूम था और यहाँ से गुड्स कहाँ जाएगा? पोर्ट तक जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। मान लो रेल के थ्रू जा रहा है, ट्रक के थ्रू, किसी भी मोड के थ्रू, किसी भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स फैक्ट्री से लेकर के पोर्ट तक पहुंचाने का सबसे पहला काम है फॉरवर्डिंग एजेंट का। सेकंड काम क्या है कि ऑब्टेन द शिपिंग ऑर्डर। ये शिपिंग ऑब्टेन करता है, शिपिंग ऑर्डर, यानी देखो अब जो शिप होती है, जो जहाज होती है, वो अपने लिए फ्री तो नहीं बैठी कि कब मिस्टर ए आएगा और कब, मान लो मैं हूँ, कब मुनेस आएगी और कब मुनेस अपना सामान जो गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहती है उसको मेरे शिप में रखेगी और मैं रवाना होंगी यूएसए के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। शिप क्या होती है कि कंटिन्यू किसी कंट्री के लिए गुड्स ले जाने के लिए जाती रहती हैं। हमें उस शिप के अंदर अपना स्पेस फिक्स करना होता है कि आप शिप के कैप्टन से बात करते हो, यानी शिपिंग कंपनी के अंदर जाते हो, आप शिपिंग कंपनी के ओनर से बात करते हो कि हमें इतना गुड्स इंडिया से यूएसए लेके जाना है। तो अगर इंडिया से यूएसए शिप जा रही है, पहले से ही किसी अदर बिजनेसमैन ने भी अपना सामान उस शिप में रखा हुआ है, तो हमारा सामान भी उस शिप के अंदर रखा जाएगा और शिप रवाना हो जाएगी यूएसए के लिए। तो देखो, ऑब्टेन द शिपिंग ऑर्डर। अब पहले पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि ये शिपिंग ऑर्डर है क्या। सबसे पहले देखो, ये शिप है, देखो मजाक नहीं बनाना, बट समझाने के लिए बनाइए आपको। ये शिप है, तो यहाँ पर शिपिंग कंपनी का ओनर है। शिपिंग कंपनी से मिस्टर ए ना मानो, आप फॉरवर्डिंग एजेंट रखो इसका नाम सीधा, तो फॉरवर्डिंग एजेंट शिपिंग कंपनी के पास में आता है। और ये फॉरवर्डिंग एजेंट कहाँ से है? मान लो ये फॉरवर्डिंग एजेंट है हरियाणा से। थोड़ी आवाज ही ऐसी है बेचारी हरियाणा वालों की, वैसे नाम बदनाम कर रखा है। तो हरियाणा वाला ये फॉरवर्डिंग एजेंट आता है, शिपिंग कंपनी से बोलता है, हाँ जी आपकी शिप यूएस से जाएगी क्या? तो शिपिंग कंपनी बोलती है, इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो, जा रही है हमारी शिप यूएस से, आपको करना क्या है? नहीं, मैं तो, फॉरवर्डिंग एजेंट बोलता है, नहीं, मैं तो, मेरी तो आवाज़, मेरी तो टोन ही ऐसी है, आप गुस्सा मत होइएगा। मेरे को अपना कुछ गुड्स होते हैं जो आपकी शिप के थ्रू यूएस से ट्रांसफ़र करना है। मैं कुछ गुड्स को यूएस से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। अगर आपकी शिप यूएस से जा रही है और आपकी शिप में स्पेस है, तो मैं आपके गुड्स को आपकी शिप के अंदर लोड कर दूँ। तो शिपिंग कंपनी बोलती है, हाँ जी हमारी शिप यूएस से जा रही है और हमारी शिप के अंदर स्पेस भी है, आप अपने गुड्स को हमारी शिप के अंदर लोड करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में इसने बोला कि 10 टन गुड्स है हमारे पास, 10 टन गुड्स है, बोले आप यहाँ रख दीजिए, ये स्पेस खाली है, बाकी इधर से पहले से ही क्या है, पहले से ही रखे हुए हैं किसी और के सामान। तो फॉरवर्डिंग एजेंट और शिपिंग कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट क्या है कि फॉरवर्डिंग एजेंट कुछ सामान देगा, शिपिंग कंपनी उस सामान को अपनी शिप के अंदर रखेगी और यूएसए की तरफ चल पड़ेगी। तो शिपिंग कंपनी और फॉरवर्डिंग एजेंट के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट को, इसको अपन क्या बोलते हैं, शिपिंग ऑर्डर बोलते हैं। याद रखना, शिपिंग ऑर्डर क्या है, शिपिंग कंपनी और फॉरवर्डिंग एजेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको हम शिपिंग ऑर्डर बोलते हैं। देखो इधर लिखा है कि शिपिंग कंपनी और फॉरवर्डिंग एजेंट के बीच में ये जो एग्रीमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शिपिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये शिपिंग ऑर्डर शिपिंग कंपनी किसको इश्यू करती है? ये शिपिंग ऑर्डर शिपिंग कंपनी जहाज के जो कैप्टन है, जो जहाज लेके जाएगा,
जो जहाज लेके जाएगा उस जहाज के कैप्टन को क्या करती है, इशू करती है। क्या कहती है, इशू करके गुड्स को शिप में लोड करने का क्या देती है, ऑर्डर देती है। यानी पहले शिपिंग कंपनी और फॉरवर्डिंग एजेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट को हमने शिपिंग ऑर्डर बोला। शिपिंग ऑर्डर इशू कौन करेगी, इशू करेगी शिपिंग कंपनी। इशू किसको करेगी, इशू करेगी कैप्टन को। कैप्टन को ऑर्डर देगी कि ये गुड्स है जो इस फॉरवर्डिंग एजेंट का है, इसको शिप में लोड करने का काम करो, ऑर्डर दे दिया। अगर एक्सपोर्टर ने, इसी का पॉइंट है इसी के साथ में, तो एक तो पॉइंट ये वर्ड याद रखना आपको शिपिंग ऑर्डर वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको, चार्टर पार्टी क्या होती है। अगर एक्सपोर्टर गुड्स की क्वालिटी ज्यादा है, अगर एक्सपोर्टर जिस गुड्स की एक्सपोर्ट करना चाहता है उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, अगर एक्सपोर्ट गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो पूरी शिप को हम किराए पर लेंगे। मान लो हमारे पास कितना था, 80 टन गुड्स था, हमने 10 टन यहाँ रख दिया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरीके से पूरी शिप को हमने किराए पर ले लिया। अगर एक्सपोर्टर का जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो गुड्स ज्यादा है, तो अगर पूरी शिप को किराए पर लेना पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्टर पार्टी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, दोनों वर्ड, चार्टर पार्टी क्या होता है और शिपिंग ऑर्डर क्या होता है। चार्टर पार्टी क्या होता है कि अगर एक्सपोर्ट गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो पूरी शिप को किराए पर लेना पड़ेगा, उस ऑर्डर को, उस एग्रीमेंट को हम चार्टर पार्टी बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट, फॉरवर्डिंग एजेंट का नेक्स्ट काम क्या है, प्रिपेयरिंग शिपिंग बिल। यानी वो क्या करेगा, शिपिंग बिल तैयार करेगा। अब बात ये आती है कि शिपिंग बिल काम क्या आता है। देखो, फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने के लिए, फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने के लिए क्या तैयार करता है, शिपिंग बिल तैयार करता है। बात ये आती है कि शिपिंग बिल की कितनी कॉपी तैयार करेगा। शिपिंग बिल ये क्या है, एक प्रिपेयर्ड फॉर्म होता है, एक पहले से बना हुआ इस टाइप का क्या होता है, एक फॉर्म होता है, और उस फॉर्म की 3 कॉपी फिल करता है। ये जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उन सभी इंफॉर्मेशन को उस फॉर्म के अंदर फिल करता है, और 3 कॉपी फिल करके किसको देता है, कस्टम ऑफिस को देता है, कस्टम ऑफिसर को देता है। कस्टम ऑफिसर इस एक्सपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट के बाद में 1 कॉपी अपने पास रखते हैं और 2 कॉपी किसको दे देते हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट को देते हैं। वापिस से बताती हूँ, शिपिंग बिल कौन तैयार करेगा, फॉरवर्डिंग एजेंट शिपिंग बिल की 3 कॉपी फिल करेगा, 3 कॉपी फिल करके कस्टम ऑफिसर्स को देता है, और कस्टम ऑफिसर्स उसका क्या करते हैं, रिसिप्ट करके, और जब ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर देगा ये फॉरवर्डिंग एजेंट, 3 में से 1 कॉपी फॉरवर्डिंग कस्टम ऑफिसर अपने पास रखेगा और बाकी की 2 कॉपी किसको दे देगा, फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देगा। नेक्स्ट काम क्या है, ये सीक्वेंस में ही होंगे सारे काम, जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ इसी सीक्वेंस में फॉरवर्डिंग एजेंट के काम परफॉर्म किए जाएंगे। फिर क्या करेगा, पेमेंट ऑफ डॉक ड्यू। आपने आपका गुड्स यानी एक्सपोर्टर का गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू पोर्ट पर आता है, बंदरगाह पर आता है। बंदरगाह पर आने के बाद में क्या पे कर दी हमने, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। देखो, वैसे तो जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके ऊपर ड्यूटी फ्री होती है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, लेकिन फिर भी कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं। यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद एक और चार्जेस है वो भी पे करना पड़ता है, और उस चार्जेस का नाम क्या है, डॉक ड्यू। डॉक का मतलब क्या है, बंदरगाह, मतलब देखो पेमेंट ऑफ डॉक ड्यू, डॉक का मतलब क्या होता है, डॉक पोर्ट, हम क्या सोचते हैं बंदरगाह के चार्जेस पे करने हैं। देखो 3 वर्ड होते हैं, एक पोर्ट होता है, एक डॉक होता है और एक हार्बर होता है, तीनों में फर्क है। साल 2 साल से पहले लगभग मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि पोर्ट और डॉक एक ही होते हैं। देखो पोर्ट क्या होती है, बंदरगाह होती है, यानी एक वाइड एरिया है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उस गुड्स का क्या करते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं। यानी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जिस गुड्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड की लोडिंग और अनलोडिंग जहां पर की जाती है उसको हम पोर्ट बोलते हैं। ये काफी वाइड एरिया है। पोर्ट का ही एक पार्ट होता है डॉक। जैसे कि ये इतना बड़ा पोर्ट है, यहाँ आकर मान लो यहाँ आकर इस साइड से जहाज आती है और यहाँ रुकती है, तो इस पूरे एरिया को पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। लेकिन इस पोर्ट में इस जगह को, आगे वाली जगह को क्या बोलते हैं, आगे वाली जगह को डॉक बोलते हैं। यानी यहाँ से इस साइड से शिप आ रही है तो शिप आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद शिप को जिस एक स्पेसिफिक जगह से बांध करके रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, डॉक बोलते हैं। फिर ये हार्बर क्या है,
देखो हार्बर क्या है कि इस पोर्ट का वो एरिया जहां पर जहाज आती तो है लेकिन गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग नहीं करती, बल्कि जहाज मान लो यहाँ से जहाज जा रही थी, जहाज को आगे जाना है, यहाँ से शिप जा रही थी लेकिन यहाँ आगे और फिर वापस आगे निकल गई, फिर यहाँ क्यों आई थी? जैसे शिप को लाने का मेन मकसद था कि या तो शिप में कोई डिफेक्ट हो गया या फिर उसके अंदर फ्यूल कम हो गया। तो जब कोई शिप आती तो है किसी पोर्ट के पास में, लेकिन फ्यूल के लिए या किसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए जिस जगह पर आती है, जिस एरिया पर आती है, उसको बोलते हैं हार्बर। अब इस चीज को छोड़ो, हमें क्या देखना है? हमें देखना है पेमेंट करनी है डॉक चार्जेस की। डॉक चार्जेस का मतलब है कि फॉरवर्डिंग एजेंट ने एक्सपोर्टर का जो गुड्स एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से ला करके बंदरगाह के ऊपर रखा था, बंदरगाह के किस एरिया पर रखा? मान लो यहाँ इस साइड से जहाज आती हैं, इस साइड से जहाज आती हैं और ये पूरा क्या है? ये पूरा पोर्ट का एरिया है। तो गुड्स कहाँ रखा जाएगा? लगभग इस एरिया के अंदर गुड्स रखा जाएगा जहां पर वह आगे आगे, क्योंकि ये लगभग पानी वाला एरिया होता है। यहाँ पर जहाज आती है यहाँ से और यहाँ पर जहाज को बांधा जाता है। तो ये एरिया आगे वाला क्या कहलाता है? डॉक कहलाता है, जो मैंने आपको अभी बताया था। और इसी यहाँ पर अपना गुड्स रखा हुआ है। अब ये डॉक वाले फ्री में तो नहीं रखने देंगे, फ्री में तो नहीं रखने देंगे, फ्री में तो हम अपने घर में सामान भी नहीं रखने देते किसी का, क्योंकि आजकल ऐसा ही टाइम है। तो ये क्या है? कुछ चार्जेस लेते हैं। अरे बेटे, ये क्या है? कुछ चार्जेस लेते हैं। अब क्या है? इन चार्जेस की पेमेंट करना पड़ेगी। पेमेंट कौन करेगा? फॉरवर्डिंग एजेंट करेगा। तो देखो, पेमेंट ऑफ डॉक ड्यू, सामान को बंदरगाह के ऊपर रखने के लिए जो चार्ज पे किया जाता है, वो चार्ज कौन पे करेगा? फॉरवर्डिंग एजेंट। किसके बिहाफ पर? एक्सपोर्टर के बिहाफ पर। तो डॉक अथॉरिटी की परमिशन से गुड्स को शिप में लोड किया जाएगा। अब यहाँ रखा हुआ गुड्स, यहाँ जहाज आगे, मान लो यहाँ पर क्या आगे, मान लो कि एक जहाज आगे, इसके अंदर हमें गुड्स क्या करना है? लोड करना है। अब यहाँ से यहाँ तक गुड्स लोड कौन करने देगा? पहले यहाँ गुड्स रखा है, इस एरिया का चार्जेस पे करो, आप यहाँ का किराया पे करो। तो डॉक अथॉरिटी की परमिशन से गुड्स को शिप में लोड किया जाएगा, लेकिन लोड नहीं करने देगी जब तक आप डॉक चार्जेस पेमेंट नहीं कर देते। पेमेंट ऑफ डॉक ड्यू, डॉक ड्यू की पेमेंट करने के बाद डॉक अथॉरिटी परमिशन देती है कि आप अब अपने गुड्स को शॉप के अंदर लोड कर सकते हो। उस टाइम पर डॉक चालान की 2 कॉपी तैयार करेंगे। डॉक अथॉरिटी डॉक चालान की 2 कॉपी तैयार करती है। एक कॉपी तो अपने पास रख लेती है डॉक अथॉरिटी और दूसरी कॉपी फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देती है। तो ये है अपने पास। अब तक हमने कितना देखे हैं? शिपिंग बिल तैयार किया क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी थी। सेकंड क्या था? पेमेंट ऑफ डॉक ड्यू, डॉक चार्जेस की पेमेंट की, क्योंकि हमने बंदरगाह के ऊपर इधर गुड्स रखा हुआ था और इस गुड्स के यहाँ रखने के चार्जेस लगे हैं। इस एरिया का किराया लगा है एक तरीके से, और जब ये एरिया का किराया आप पे कर दोगे तो डॉक अथॉरिटी आपको परमिशन देती है कि आप अपने गुड्स को जहाज के अंदर लोड कर सकते हो। देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो फॉरवर्डिंग एजेंट का नेक्स्ट फंक्शन है मेट रिसिप्ट। अब बात ही आती है कि ये मेट रिसिप्ट होती क्या है और ये इशू कौन करता है? जब गुड्स को शिप में लोड किया जाता है, देखो इससे पहले वाला स्टेप क्या था कि हमने डॉक ड्यू को पेमेंट कर दिया था। पहले हमने कस्टम जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, पहले हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट की। एक्सपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट के बाद में जितने भी डॉक ड्यू थे, यानी जितने भी डॉक चार्जेस थे, उनकी भी पेमेंट कर दी। अब हम डॉक अथॉरिटी ने परमिशन दे दी कि आप गुड्स को जो शिप है उसके अंदर लोड कर सकते हो। अब बारी आती है शिप के ओनर की। तो मेट रिसिप्ट कौन इशू करता है? जो शिप का कैप्टन होता है वो मेट रिसिप्ट इशू करता है। तो जब गुड्स को शिप में लोड किया जाता है तो उस टाइम पर शिप का जो कैप्टन होता है वो एक रिसिप्ट देता है। उस रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं? मेट रिसिप्ट बोलते हैं। अब मेट रिसिप्ट क्या है? मेट रिसिप्ट के अंदर लिखा क्या होता है कि मेट रिसिप्ट में ये शो किया जाएगा कि इतनी क्वांटिटी का और इस क्वालिटी का और इस तरीके की कंडीशन का गुड्स है जो इतनी क्वांटिटी का है, और ये गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंट ने शिप के अंदर लोड कर दिया है। तो मेट रिसिप्ट इशू कौन करता है? ये इशू करता है जहाज का कैप्टन। मेट रिसिप्ट 2 तरीके की होती है, एक होती है क्लीन मेट रिसिप्ट और दूसरी होती है फाउल मेट रिसिप्ट। क्लीन मेट रिसिप्ट बोलती है यानी एकदम क्लीन गुड्स है और एकदम गुड कंडीशन के अंदर है और उसकी पैकिंग भी बेस्ट है। क्लीन रिसिप्ट के अंदर गुड्स इन गुड कंडीशन, जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं वो अच्छी कंडीशन में है और उनकी पैकिंग भी बेस्ट है। लेकिन जो फाउल रिसिप्ट है, फाउल मेट रिसिप्ट बोलती है
कि जहाज के अंदर जो गुड्स लोड किया गया है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि कल अगर रास्ते के अंदर गुड्स को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, हम यानी जहाज का कैप्टन नहीं लेगा। इसके बाद फॉरवर्डिंग एजेंट का एक और फंक्शन आता है कि बिल ऑफ लेडिंग। अब बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है कि बिल ऑफ लेडिंग उस गुड्स का जो शिप के अंदर लोड किया है उसकी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। तो बिल ऑफ लेडिंग में क्या है कि मैट रिसिप्ट लेकर शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जाएगा। कौन जाएगा? फॉरवर्डिंग एजेंट जाएगा। फॉरवर्डिंग एजेंट यहाँ से उसको मैट रिसिप्ट मिल गई ना, देखो यहाँ से मिल गई थी, देखो इधर लेके जब गुड्स को शिप में लोड कर दिया तो शिप का कैप्टन एक रिसिप्ट देता है। देता किसको है? किसको देगा? फॉरवर्डिंग एजेंट को ये रिसिप्ट मिल जाएगी। फॉरवर्डिंग एजेंट इस रिसिप्ट को लेकर के, जो यहाँ से मिली है उसको मैट रिसिप्ट, इस रिसिप्ट को लेकर के वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा शिपिंग कंपनी के ऑफिस के अंदर। शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जाएगा और वहां पर बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी फिल करेगा, यानी बिल ऑफ लेडिंग भी एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करेगा और साथ में मैट रिसिप्ट जो यहाँ से मिली थी दोनों को ऑफिस के अंदर जमा करवाएगा। तो बिल ऑफ लेडिंग के फॉर्म फिल करेगा और बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी और एक मैट रिसिप्ट जो यहाँ से मिली थी, इन दोनों को शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जमा करवा देगा। अब शिपिंग कंपनी वाले क्या करेंगे? इस मैट रिसिप्ट को तो अपने पास रख लेंगे और बिल ऑफ लेडिंग की जो कॉपी थी वो दे देंगे। तो शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जमा करवाएगी। क्या चीज जमा होगी? एक तो बिल ऑफ लेडिंग और दूसरी होती है मैट रिसिप्ट। और बिल ऑफ लेडिंग को अपने पास रख लेते, बिल ऑफ लेडिंग को तो फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देंगे और मैट रिसिप्ट की जो कॉपी थी वो खुद रख लेंगे। उसके बाद क्या है कि 9 के अंदर आता है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। अब फॉरवर्डिंग एजेंट ने क्या क्या काम किया है? सबसे पहले उसने गुड्स को कहाँ रखा? शिप के अंदर लोड किया। शिप के अंदर लोड करने पर शिपिंग कंपनी का जो शिप का जो कैप्टन था उसने एक रिसिप्ट दी थी, मैट रिसिप्ट। उस मैट रिसिप्ट को लेकर के कहाँ गया था? वो शिपिंग कंपनी के ऑफिस में गया। मैट रिसिप्ट और एक बिल ऑफ लेडिंग का फॉर्म भर करके दोनों शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जमा करवाता है फॉरवर्डिंग एजेंट। शिपिंग कंपनी के ऑफिस वाले क्या करते हैं? मैट रिसिप्ट तो खुद रख लेंगे और जो बिल ऑफ लेडिंग है वो फॉरवर्डिंग एजेंट को दे देते हैं। अब बात ये आती है कि बिल ऑफ लेडिंग के अंदर क्या लिखा होता है? बिल ऑफ लेडिंग होते हैं शिप के अंदर रखे हुए गुड्स की ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। फॉरवर्डिंग एजेंट के पास में जो बिल ऑफ लेडिंग है वो इस चीज की गवाही देता है कि जिस भी पर्सन के पास में इंपोर्टर की कंट्री में जिस भी पर्सन के पास में ये बिल ऑफ लेडिंग मेरे को मिलेगा, मैं उसी को क्या कर दूंगा? मैं उसी को इस गुड्स की डिलीवरी दे दूंगा। ऐसा कौन बोलता है? जहाज का कैप्टन बोलता है। तो बिल ऑफ लेडिंग तो फॉरवर्डिंग एजेंट को दे दी और मैट रिसिप्ट उसने खुद के पास में रख ली। इतना काम होने के बाद में अब देखो फॉरवर्डिंग एजेंट के हाथ में बिल ऑफ लेडिंग है, यहाँ पर मैट रिसिप्ट नहीं है उसके हाथ में, क्योंकि मैट रिसिप्ट उसने कहाँ जमा करवा दी? शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जमा करवा दी। तो सिर्फ उसके पास ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट शिप के अंदर रखे हुए गुड्स की ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। जिस भी पर्सन के पास में ये बिल ऑफ लेडिंग का डॉक्यूमेंट होगा, जिस पर्सन मतलब इंपोर्टर की कंट्री में जिस पर्सन के हाथ में ये बिल ऑफ लेडिंग का डॉक्यूमेंट होगा, उसी पर्सन को जहाज की कंपनी का कैप्टन, जहाज का जो कैप्टन है वो क्या कर देगा? गुड्स की डिलीवरी दे देगा। अब इतना काम करने के बाद फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करता है? इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा। अगर सी वे के थ्रू समुद्र में क्या होती है? लहरें उठती रहती हैं, जिसकी वजह से जहाज के डूबने के चांसेस हैं या फिर गुड्स के नुकसान होने के चांसेस हैं। क्या पता जहाज ना डूबे लेकिन कुछ गुड्स आते हैं वो रखे रखे डैमेज हो जाए। इसके लिए, इस रिस्क से बचने के लिए फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करवाता है? शिप के अंदर रखे हुए गुड्स का इंश्योरेंस करवाता है। तो इंश्योरेंस ऑफ गुड्स के अंदर क्या होता है कि मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। अब बात ये आती है कि इंश्योरेंस तो है लेकिन ये मरीन इंश्योरेंस कौन सा है? अगर गुड्स सी वे के थ्रू जा रहा है और अगर आपको लॉस होने के चांसेस हैं तो उस टाइम पर जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसको बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब फॉरवर्डिंग एजेंट के हाथ में दो कॉपी है, एक तो है उसको जो उसने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसकी एक कॉपी है और दूसरा उसके पास में फॉरवर्डिंग एजेंट के पास में बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी है। बिल ऑफ लेडिंग प्लस मरीन इंश्योरेंस, ये दोनों डॉक्यूमेंट लेकर के वो किसके पास चल देता है? वो चल देता है एक्सपोर्टर के पास में। एडवाइस टू एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को एडवाइस क्या देता है कि एक्सपोर्टर भाई साहब, मैंने आपके कहने पर सारा काम कर दिया, मैंने जो कस्टम ड्यूटी पे करनी थी, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी थी वो भी कर दी, डॉक ड्यू पे करना था, गुड्स को शिप के अंदर रखना था, सारा काम कर दिया और मैंने इंश्योरेंस भी करवा दिया। ये लो इंश्योरेंस की स्लिप
मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी की स्लिप लो और साथ में आप बिल ऑफ लेडिंग ये डॉक्यूमेंट लो। ये डॉक्यूमेंट मैं अब आपके हाथ में देता हूँ और मेरा काम यहाँ पर होता है खत्म। मेरा कमीशन दो, मैं मेरे घर, आप अपने घर। यहाँ पर फॉरवर्डिंग एजेंट का काम फिनिश होता है। फॉरवर्डिंग एजेंट ने क्या किया था, गुड्स को गोडाउन से लेकर के शिप के अंदर लोड कराने का सारा काम फॉरवर्डिंग एजेंट ने किया है। अब बारी आएगी नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में काम कौन करेगा? अब फिर से एक्सपोर्टर काम करेगा। और काम क्या रहेगा एक्सपोर्टर का? अब एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, यानी इनवॉइस तैयार करेगा कि इतनी क्वांटिटी का ये गुड्स था, हमने आपकी कंट्री के अंदर डिलीवर कर दिया है और ये आपको डिलीवर हो जाएगा, अब हमें हमारी पेमेंट दे दो। देखो नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयरिंग इनवॉइस बाय एक्सपोर्टर। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा? इनवॉइस तैयार करेगा। इनवॉइस के अंदर लिखा क्या जाता है? इनवॉइस के अंदर जो गुड्स एक्सपोर्टर ने शिप के अंदर फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू लोड करवाया है, उस गुड्स के बारे में हर एक चीज लिखी जाएगी। क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, वेट, हर कोई चीज लिखी जाएगी। इनवॉइस तैयार होता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ना, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही इनवॉइस तैयार किया जाएगा। अब आप बोलोगे इनवॉइस तैयार तो एक्सपोर्टर करता है, उसमें इंपोर्टर का क्या रोल है? देखो, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट क्या था कि मान लो एक्सपोर्टर ने ये बोला था कि जितना भी इंश्योरेंस होगा, यानी गुड्स को मैं सी वे से भेजूंगा तो मेरे को इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, किराया भी लगेगा, जहाज का किराया लगेगा, वो सारी चीज मेरी होंगी, यानी खर्चा सारा मेरा होगा। तो ये क्या है, उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है। अगर एक्सपोर्टर ने ये ठेका उठा लिया कि इंश्योरेंस और जहाज का किराया मेरा होगा, तो उस टाइम पर इंश्योरेंस और जहाज के किराए की जो चार्जेस हैं वो इस इनवॉइस के अंदर ऐड नहीं किए जाएंगे। क्यों? उनको तो एक्सपोर्टर अपने आप पे करेगा। लेकिन अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि मैं सिर्फ गुड्स को बनाकर भेजूंगा, गुड्स की जितनी कॉस्ट होगी, इंश्योरेंस के जितने चार्जेस लगेंगे, जहाज का जितना किराया लगेगा, वो सारा का सारा इस इंपोर्टर आपका ही होगा। तो जब ये इनवॉइस तैयार करेंगे, ये बिल तैयार करेंगे, उस बिल के अंदर साथ में मेंशन कर देंगे इतना जहाज का किराया है और इतने रुपए इंश्योरेंस के लगे, तो ये चार्जेस भी आप पे कर दीजिएगा। इसलिए मैंने बोला कि जब भी इनवॉइस तैयार करेगा, कौन तैयार करता है? इनवॉइस एक्सपोर्टर तैयार करता है। तो इनवॉइस तैयार करते समय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही इनवॉइस तैयार करते हैं। अगर इंश्योरेंस, देखो मैंने इधर लाइन लिख भी रखी है कि अगर इंश्योरेंस और फ्राइट ऑफ शिप, इंश्योरेंस चार्जेस, एक सेकेंड, अगर इंश्योरेंस के चार्जेस और फ्राइट ऑफ शिप, अगर ये दोनों की जिम्मेदारी मान लो एक्सपोर्टर ने बियर की है कि मैं पे करूंगा, तो इनवॉइस के अंदर इसको ऐड नहीं करेंगे। और अगर इंपोर्टर ने जिम्मेदारी ली है कि सारा खर्चा मेरा होगा, रास्ते का भी, इंश्योरेंस का भी, तो मैं पे करूंगा, तो यानी इनवॉइस के अंदर ऐड करेंगे। अब बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है क्या? ये वो डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ये गुड्स प्रॉपरली किस कंट्री से और किस जगह से इस चीज की, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की गई है। तो गुड्स ऑफ ओरिजिन, ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है? उस गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग की ओरिजिन प्लेस बताता है। सेक्रेटरी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड किया जाता है। कुछ अथॉरिटी और भी हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनाकर ये दे सकती है। उसके बाद है, यानी यहाँ पर एक्सपोर्टर के दो काम थे। एक काम क्या था? पहला इनवॉइस तैयार करना, और दूसरा क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को रिसीव करना। उसके बाद है प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट फॉर पेमेंट। अब बारी आ गई पेमेंट की। अब एक्सपोर्टर को पेमेंट चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्टर ने गुड्स को जहाज के अंदर रखवा करके रवाना करवा दिया है। अब उसको क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए। प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं पेमेंट के लिए। देखो, जो एक्सपोर्टर है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार किए, उसने एक एनवलप के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट डाले? इनवॉइस की कॉपी डाली, बिल ऑफ लेडिंग डाली, क्योंकि बिना बिल ऑफ लेडिंग के तो इंपोर्टर की कंट्री में किसी भी पर्सन को, जो शिप का जो कैप्टन था, उस गुड्स की ओनरशिप देगा ही नहीं जब तक आप बिल ऑफ लेडिंग नहीं दिखाओगे। तो बिल ऑफ लेडिंग ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है कि जहाज के अंदर इतनी क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का ये गुड्स रखा हुआ है। बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो हमें यहाँ से मिला था।
इन सभी डॉक्यूमेंट को एक एनवेलप के अंदर डालता है। कौन डालेगा? एक्सपोर्टर डालेगा। और डाल करके किसको भिजवाने का काम करेगा? इंपोर्टर को भिजवाने का काम करेगा। अब ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर एनवेलप के अंदर डाले हैं, इनको हम कहाँ भिजवाएंगे? इनको इंपोर्टर की कंट्री में भिजवाएंगे। इंपोर्टर के सामने पेमेंट करने के दो मोड होंगे, एक तो डीपी होती है और एक डीए होती है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का मतलब है कि एक एनवेलप के अंदर ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे ही इंपोर्टर, एक्सपोर्टर क्या बोलता है? इंपोर्टर भाई साहब, जैसे ही आपको एनवेलप में रखे हुए ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आप उसी दिन क्या कर देना? पेमेंट कर देना। ये डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट मिलते ही आप क्या कर देना? पेमेंट कर देना। किस चीज़ की पेमेंट करोगे? पेमेंट करेंगे एक्सपोर्टर ने जो गुड्स इंपोर्टर की कंट्री में बेचा है उसके लिए, यानी इस मार्कर की पेमेंट करनी है। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या बोला गया था कि आप डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद में जितने टाइम पीरियड उसमें मेंशन होगा, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, उस टाइम पीरियड में आप क्या कर देना? पेमेंट कर देना। इसमें कुछ टाइम दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस तब देता है, कौन देता है? एक्सपोर्टर। जब इंपोर्टर बिल ऑफ एक्सचेंज पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था और बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था आफ्टर, मान लो 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ मैं पेमेंट कर दूंगा, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लिखा हुआ था। और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सपोर्टर ने साइन किया और इंपोर्टर के पास भेज दिया। इंपोर्टर ने उसके ऊपर साइन करके और एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है एक्सपोर्टर भाई साहब, आप मार्कर मेरी कंट्री के अंदर भेजिए, यूएसए में भेजिए, और 2 महीने के बाद में मैं आपके गुड्स की, आपके मार्कर की पेमेंट कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस तब यूज होता है, ये डॉक्यूमेंट तब यूज किए जाते हैं जब बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर इंपोर्टर ने अपनी एक्सेप्टेंस दे रखी हो कि आफ्टर 2 मंथ पेमेंट करनी है, आफ्टर 3 मंथ पेमेंट करनी है। उसके बाद है कि एडवाइस टू इंपोर्टर। अब इंपोर्टर को हम एडवाइस देते हैं। क्या एडवाइस देते हैं? कि इंपोर्टर भाई साहब, हमने आपका गुड्स भिजवा दिया, साथ में हमने क्या है? डॉक्यूमेंट भिजवा दिया। अब बात है कि ये डॉक्यूमेंट जाते कैसे हैं? एक्सपोर्टर ये डॉक्यूमेंट अपनी एक्सपोर्टर बैंक को भेजता है और एक्सपोर्टर का बैंक इस डॉक्यूमेंट को या तो सीधे इंपोर्टर को भेज देगा और या फिर इंपोर्टर के बैंक में भेज देगा। और जैसे ही डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को मिलेंगे, आप हमारी पेमेंट कर देना, ये एडवाइस एक्सपोर्टर इंपोर्टर को दे देता है। तो ये प्रोसीजर थी एक्सपोर्ट ट्रेड प्रोसेस के अंदर। टोटल 12 स्टेप है, हर स्टेप को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब जो अपना आज की वीडियो का दूसरा पॉइंट था कि एक्सपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर के साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर यूज होने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब उनको देखो। अब देखो, एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग इशू कौन करता है? बिल ऑफ लेडिंग होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। एक्सपोर्टर के द्वारा दिया गया एक डॉक्यूमेंट है। अब बिल ऑफ लेडिंग क्या है? एक्सपोर्टर के हाथ में आता कहाँ से है? ये शिपिंग कंपनी का जो कैप्टन होता है, यानी जहाज का जो कैप्टन होता है, जहाज के कैप्टन के द्वारा फॉरवर्डिंग एजेंट को दिया जाता है बिल ऑफ लेडिंग। और फॉरवर्डिंग एजेंट किसको देता है? एक्सपोर्टर को देता है। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या है कि इट इज ए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। ये ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, यानी जो गुड्स, यानी ये मार्कर जहाज के अंदर रख करके हम यूएस से भेज रहे हैं, इस चीज की ये क्या है? एक चीज का गवाह है, इस चीज का सबूत है क्या? बिल ऑफ लेडिंग कि इतनी यूनिट इस शिप के अंदर रखी हुई है और इस पर्सन ने इंपोर्ट करवाई है। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या है? एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो बिल ऑफ लेडिंग है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है? वो एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। जो गुड इंडिया से यूएस से जा रहा है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग। इशू कौन करता है? इसको इशू करता है शिपिंग कंपनी का जो कैप्टन है, वो इसको इशू करता है बिल ऑफ लेडिंग को। जब एक्सपोर्टर मेट रिसिप्ट को सरेंडर करता है ना, तब मिलता है आपको। देखो, एक ही पेज पीछे पलटो, एक पेज पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मेट रिसिप्ट फिल करता है। मेट रिसिप्ट की एक कॉपी किसके कहाँ जाएगा? शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जमा करवाता है। मेट रिसिप्ट और बिल ऑफ लेडिंग का फॉर्म भर के फॉरवर्डिंग एजेंट, इन दोनों को, फॉरवर्डिंग एजेंट बिल ऑफ लेडिंग का फॉर्म फिल करके और मेट रिसिप्ट दोनों की कॉपी शिपिंग कंपनी के ऑफिस में जमा कराएगा। शिपिंग कंपनी वाले मेट रिसिप्ट को अपने पास रख लेंगे और किस चीज को?
बिल ऑफ लेडिंग को किसको दे देते हैं? फॉरवर्डिंग एजेंट को देते हैं। देखो क्या लिखा है, जब एक्सपोर्टर मेट रिसिप्ट को सरेंडर करता है, कहाँ पर करेगा? शिपिंग कंपनी के ऑफिस में, तब शिपिंग कंपनी वाले उनको एक रिसिप्ट देते हैं, उस रिसिप्ट को बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। एयरवे बिल क्या होता है? एयरवे बिल क्या होता है कि सेम बिल ऑफ लेडिंग के जैसे ही होता है। बिल ऑफ लेडिंग तब दिया जाता है कि कौन देती है? शिपिंग कंपनी देती है, और तब दिया जाता है जब गुड्स जा रहा है सी वे से, समुद्र के रास्ते से। अगर गुड्स जा रहा है एयरवे से यानी हवाई रास्ते से यानी हवाई जहाज के थ्रू, तो उस टाइम पर एयर कंपनी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसको बोलते हैं एयरवे बिल। सेम एज इट इज इसके जैसा होता है। ये कौन देती है? शिपिंग कंपनी देती है, क्योंकि समुद्री रास्ते से गुड्स जा रहा है। ये कौन देती है? ये कौन देती है? एयरवे कंपनी देगी। क्यों? क्योंकि गुड्स किसके थ्रू जा रहा है? गुड्स जा रहा है एयर के थ्रू यानी जहाज के थ्रू। सेम क्या है कि सेम बिल ऑफ लेडिंग के जैसे है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को इशू कौन करती है? एयरवे कंपनी इशू करती है, क्योंकि जो सामान है वो किससे थ्रू जा रहा है? हवाई जहाज के थ्रू जा रहा है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है थर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट तब दिया जाता है जब गुड्स बन रहा था या फिर बनकर तैयार हो गया था एक्सपोर्टर के घर में। उस टाइम पर एक अथॉरिटी आती है और अथॉरिटी का नाम है एक्सपोर्ट काउंसिल के जो इंस्पेक्टर हैं वो उस गुड्स को इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं क्या गुड्स की क्वालिटी बेस्ट है। तो एक्सपोर्ट काउंसिल के जो इंस्पेक्टर होते हैं एक्सपोर्टर के घर में जब गुड्स बन रहा है उस टाइम पर वहां पर जांच करते हैं। उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन की गुड्स बेस्ट क्वालिटी के अंदर। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन ये सर्टिफिकेट ये बताता है कि गुड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यानी रियल के अंदर ये गुड्स कौन सी कंट्री से और किस जगह से बनकर आया है। ये इशू कौन करता है? इसको इशू करता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मतलब इन दोनों में से कोई भी इशू कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट की कोई अदर अथॉरिटी भी इस डॉक्यूमेंट को, इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकती है। नेक्स्ट है ओरिजिन। ये बताता क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताता है कि ओरिजिन प्लेस ऑफ गुड्स, की गुड्स का ओरिजिन प्लेस कहाँ से है, गुड्स बना कहाँ से है, किस कंट्री से और किस जगह से बना है। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, एक अनकंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा जा सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल और रिटर्न अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के ऊपर लिखता है। जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के ऊपर लिखता है कि इंपोर्टर भाई साहब आपके पास एक पेपर आया है, इस पेपर पर आप अपनी एक्सेप्टेंस दीजिए कि आप इतने मंथ के बाद में या इस टाइम पीरियड के बाद में, जो भी टाइम पीरियड उसमें मेंशन हो इसमें, इस बिल ऑफ एक्सचेंज में इस टाइम पीरियड के बाद आप मुझे पेमेंट कर देंगे। तो इंपोर्टर भाई साहब उस पेपर के ऊपर अपने साइन करता है और वापस किसको भेज देता है? एक्सपोर्टर को भेज देता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक रिटर्न अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर पर लिखता है कि इसमें लिखे हुए टाइम पीरियड के अंदर आप मेरे गुड्स की पेमेंट कर देना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है शिपिंग ऑर्डर और एक है मेट रिसिप्ट। इन दोनों डॉक्यूमेंट को मैं आप पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने दोबारा डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन ओरली मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करती हूँ। शिपिंग ऑर्डर क्या होता है? शिपिंग ऑर्डर क्या होता है कि फॉरवर्डिंग एजेंट, आप 2 से 3 पेज पीछे पलट के देखिएगा जब हम उसकी प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे तब। तो शिपिंग ऑर्डर क्या होता है कि फॉरवर्डिंग एजेंट और शिपिंग कंपनी के बीच में क्या है? एक एग्रीमेंट होता है। फॉरवर्डिंग एजेंट गुड्स को लेके जाता है शिप के अंदर लोड करने के लिए कि ये गुड्स हमें यूएसए भेजना है, ये मार्कर हमें यूएसए भेजने हैं। तो शिपिंग कंपनी और फॉरवर्डिंग एजेंट के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट क्या है कि गुड्स को लोड करना है शिप के अंदर, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? शिपिंग ऑर्डर बोलते हैं। एक वर्ड यूज हुआ मेट रिसिप्ट। क्या होती है मेट रिसिप्ट? क्या होता है मेट रिसिप्ट में शिपिंग कंपनी क्या करती है? शिपिंग कंपनी फॉरवर्डिंग एजेंट के गुड्स को शिप में लोड करने के लिए क्या कर देती है? एक्सेप्ट कर लेती है कि आप गुड्स को शिप में लोड कर दीजिएगा। उस टाइम पर जो रिसिप्ट दी जाती है उसको बोलते हैं मेट रिसिप्ट, यानी आपका इतना गुड्स हमारी शिप के अंदर रखा गया है, इस चीज की गारंटी के लिए शिपिंग कंपनी का जो कैप्टन जो रिसिप्ट देता है उसको क्या बोलते हैं? मेट रिसिप्ट बोलते हैं। तो अभी अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, यानी एक्सपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर और एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर यूज होने वाले डॉक्यूमेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब एक छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन वहां से बहुत बार बना है, देखो
अब अपना एक छोटा सा और लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का, सम टर्म्स यूज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंटरनेशनल बिजनेस में यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं, उनको देखिए। आपके सामने कई बार वर्ड आया होगा FOB, कई बार वर्ड आया होगा आपके पास कॉस्ट एंड फ्राइट, कई बार आपके पास वर्ड आया होगा कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। आपने ये वर्ड कई बार देखे होंगे। देखो FOB का मतलब क्या है, C&F का मतलब क्या है और CI&F का मतलब क्या है। देखो ध्यान से देखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। FOB का मतलब होता है कि फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि गुड्स को बनाने का खर्चा। देखो फ्री ऑन बोर्ड में गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट आई और गुड्स को शिप तक लाने का खर्चा सिर्फ एक्सपोर्टर का है और बाकी का सारा खर्चा इंपोर्टर का है। बाकी का खर्चा क्या रह गया? आप बोलोगे कि गुड्स को बना लिया, उसकी कॉस्ट एक्सपोर्टर की है। गुड्स को शिप तक ला लिया, लेके आ गए, उसकी वो खर्चा भी अगर एक्सपोर्टर का है, तो बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया शिप का किराया, बाकी रह गया इंश्योरेंस। ये दोनों किसके होंगे? इंपोर्टर के होंगे। यानी एकदम फ्री है। कौन फ्री है? एक्सपोर्टर एकदम फ्री है। किस चीज से फ्री है? कि जहाज से जब गुड्स जाएगा तो उसका किराया भी पे करना है और इंश्योरेंस भी करवाना है। कहीं रास्ते में अगर गुड्स डैमेज हो गया तो उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। इन दोनों खर्चे से अगर एक्सपोर्टर फ्री है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फ्री ऑन बोर्ड। यानी फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है कि एक्सपोर्टर ने गुड्स बनाए तो उसकी कॉस्ट प्लस एक्सपोर्टर का गुड्स उसके गोडाउन से लेकर के सिर्फ शिप तक यानी सिर्फ बंदरगाह तक लाने का खर्चा। यानी दो खर्चे, पहला तो एक्सपोर्टर ने गुड्स बनाया उसकी कॉस्ट प्लस उस गुड्स को गोडाउन से लेकर के शिप तक लाने का खर्चा, यानी सिर्फ बंदरगाह तक लाने का जो खर्चा है वो कौन पे करेगा? एक्सपोर्टर पे करेगा। और बाकी का क्या रह गया? अभी गुड्स सिर्फ शिप तक आया है, सिर्फ बंदरगाह तक आया है। अब जहाज क्या करेगी? गुड्स को जहाज में रखेंगे, शिप के अंदर रखा और शिप इंपोर्टर की कंट्री तक जाने का जो किराया लेगी, यानी जहाज का किराया प्लस जो इंश्योरेंस करवाया, क्योंकि रास्ते में अगर समुद्री वे आ गई, लहरों की वजह से गुड्स नुकसान हो गया, तो उसके लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है, तो ये दोनों खर्चे किसके होंगे? इंपोर्टर के होंगे। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब यही है। यानी एक तरीके से फ्री है। कौन है? एक्सपोर्टर फ्री है। सिर्फ गुड्स को बनाया उसकी कॉस्ट और बंदरगाह तक लाने के खर्चे खुद पे करेगा एक्सपोर्टर, बाकी के सारे खर्चे इंपोर्टर की जिम्मेदारी है। अब बारी आती है कॉस्ट एंड फ्राइट की। अब गुड्स को बनाने की कॉस्ट तो पहले भी वहन कर रहा था एक्सपोर्टर, वो तो है ही, वो तो करेगा वहन। साथ में अब की बार फ्राइट का यानी किराए की भी जिम्मेदारी ले ली। अब की बार एक्सपोर्टर ने क्या बोला कि गुड्स को बनाने की कॉस्ट तो मैं पे करता ही हूँ, साथ में मैं गुड्स को जहाज तक लाने का किराया भी पे करता हूँ, वो तो करना पड़ेगा एक्सपोर्टर को। लेकिन अब की बार मैं क्या करूंगा? अब की बार मैं इंपोर्टर के पास में गुड्स जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक का किराया, यानी एक तरीके से जहाज का किराया भी एक्सपोर्टर पे करेगा। और बाकी का क्या रह गया? अभी जहाज का किराया ही पे किया एक्सपोर्टर ने, इंश्योरेंस अभी भी बाकी है। इंश्योरेंस के चार्जेस कौन पे करेगा? इंपोर्टर पे करेगा। कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्राइट, अब की बार एक्सपोर्टर एकदम जोश में आ गया, बोले सारे खर्चे मैं पे करूंगा। मैं गुड्स को बना रहा हूं, उसकी कॉस्ट, एक्सपोर्टर की कंट्री से जहाज जा रही है इंपोर्टर की कंट्री तक जितना किराया लगेगा मैं पे करूंगा, साथ में इंश्योरेंस के चार्जेस भी मैं पे करूंगा। यानी कि अगर सारे के सारे खर्चे एक्सपोर्टर पे कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं CI&F, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। गुड्स को बनाने का खर्चा तो पे करता ही था एक्सपोर्टर, साथ में बोले किराए भी मैं ही पे करूंगा, साथ में इंश्योरेंस भी मैं ही पे करूंगा। यानी सारे के सारे खर्चे कौन पे करेगा? एक्सपोर्टर। फ्री ऑन बोर्ड में गुड्स को बनाने की कॉस्ट और गुड्स को सिर्फ बंदरगाह तक लाने का खर्चा एक्सपोर्टर का, बाकी जहाज का किराया और इंश्योरेंस दोनों इंपोर्टर के। कॉस्ट एंड फ्राइट में गुड्स को बनाने की कॉस्ट और एक्सपोर्टर की कंट्री से इंपोर्टर की कंट्री तक जहाज जितना किराया लेगी वो किराया भी कौन पे करेगा? एक्सपोर्टर। सिर्फ इंश्योरेंस पे करेगा इंपोर्टर। कॉस्ट गुड्स को बनाने की लागत, इंश्योरेंस और फ्राइट गुड्स एक्सपोर्टर की कंट्री से इंपोर्टर की कंट्री तक जाएगा तो जितना किराया जहाज का मालिक लेगा, जितना किराया जहाज शिपिंग कंपनी लेगी, वो सारा का सारा खर्चा कौन पे करेगा? एक्सपोर्टर पे करेगा। तो ये अपना एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। FOB का मतलब क्या है?
कॉस्ट एंड फ्राइट का मतलब क्या है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट का मतलब क्या है। तो ये वीडियो टॉपिक अपना यहाँ फिनिश होता है। आज हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, उसकी क्या प्रोसीजर है, उसमें यूज होने वाले डॉक्यूमेंट कौन से हैं, और एक छोटा सा टॉपिक ये था FOB, C&F, CI&F। ये वीडियो यहाँ अपनी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि WTO, UNCTAD, IMF, इन सभी टॉपिक को हम अब 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे, क्योंकि देखो जो PGT कॉमर्स का सिलेबस है, PGT कॉमर्स के सिलेबस में अलग से कहीं मेंशन नहीं किया कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNCTAD, इनको भी डिस्क्राइब करना है, ये भी आप अपने को पढ़ना है। अभी अपने जो इंटरनेशनल ट्रेड है सिर्फ इतना ही दे रखा है कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ इतना ही मेंशन किया है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी डीपली पुट होते हैं। तो हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UNCTAD है, SAARC है, और इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, कंटिन्यू बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो यहाँ फिनिश होती है। थैंक यू।